हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट स्कॉलर्स। तो फाइनली हमारे इस चैनल में एक न्यू वीडियो आ चुका है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर का वन शॉट वीडियो। सो फर्स्ट आई वुड स्टेट कि ये चैप्टर का ये जो वन शॉट है ये बहुत ही ज़्यादा सोच के और कंपाउंड नॉलेज डाल के इसमें बनाया है। सो आप जो है इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखोगे 2 आवर्स के अंदर अंदर आपका ये जो चैप्टर है पूरा क्लियर होने वाला है। सो जस्ट ट्रस्ट मी वन। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो सो ये वीडियो पूरा देख लो, इसके बाद आई एम श्योर यू विल सब्सक्राइब टू दिस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डू बिकॉज एवरी मिनट ऑफ अ 10th grader इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो सबसे पहली बात कार्बन। ये जो कार्बन है ये है क्या चीज़ जो हमको इतना परेशान कर रहा है? ये कार्बन है एक एलिमेंट, और एलिमेंट है तो 2 कैटेगरीज में हो सकता है, या तो मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, या फिर मेटलॉइड हो सकता है, 3 कैटेगरीज में। तो उसमें से ये है एक नॉन मेटल, ठीक है ना। अब एलिमेंट है तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे, जिसके एटॉमिक नंबर होगा इसका कुछ जो कि है इसका 6, एंड इसका कुछ मास नंबर भी होगा जो कि है इसका 12, एंड द मेन थिंग जो इसको एकदम अलग बनाता है, स्पेशल बनाता है, वो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो क्या है? 2,4। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है कि इसके डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। सो वो है इसका 2,4 जो इसको एकदम अलग बनाता है। वो क्यों मैं आगे बताऊंगी। एंड वैलेंसी है इसका 4, ठीक है ना, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 4, तो या तो इसको 4 लूज करना होगा या फिर इसको 4 गेन करना होगा। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाई कार्बन डोंट मेक आयनिक बॉन्ड्स। अब सबसे पहली बात, अगर आपने चैप्टर 3 नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं समझेगा कि आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो चाहे पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मैं आपको एक रिवीजन के लिए बता देती हूँ आयनिक बॉन्ड्स होते क्या हैं। आयनिक बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो गेनिंग या फिर लूजिंग इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा और ईजी सा एग्जाम्पल देती हूँ। ये 2 लोग हैं, मान लो ये है, ओ इतने सारे पैर नहीं है इसके, तो ये है मान लो राम और ये है श्याम, ठीक है। अब हुआ ये कि राम के पास है 6 चॉकलेट्स। राम के पास कितने चॉकलेट्स है? इसके पास है 6 चॉकलेट्स, और ये चाहता है कि इसको और 2 चॉकलेट्स मिल जाए। पता नहीं क्यों इसको बहुत चॉकलेट्स की भूख लगी रहती है, तो इसलिए ये और 2 चॉकलेट्स जो है चाहता है। और श्याम बेचारा बहुत शरीफ सा बच्चा है, इसके पास 2 चॉकलेट है, पर इसकी मम्मी ने क्या बोला, तुमको जुकाम हो रहा है, मतलब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम वो 2 चॉकलेट नहीं खाओगे, किसी को दे दो, जाओ, ये बिल्कुल नहीं खाना तुमको। तो श्याम हो गया बेचारा बहुत ज़्यादा उदास, ठीक है ना। तो हुआ क्या, ये दोनों एक जगह पे मिले और श्याम ने राम से पूछा कि क्या तुम मेरे 2 चॉकलेट लेना चाहोगे। तो राम हो गया बड़ा खुश, वाह वाह 2 चॉकलेट बिल्कुल लूँगा मैं, मेरे को तो चाहिए भी थे। तो इसने इसके 2 चॉकलेट जो है इसको दे दिए, पूरी तरीके से दे दिए, मतलब अब इसके पास ये नहीं बचेंगे। वो क्या हो गया, इसके पास ये 2 चॉकलेट नहीं रहेंगे, अब पूरे के पूरे इसने अपने 2 चॉकलेट्स उसको दे दिए, ठीक है ना। यहाँ पे हुआ क्या, एक को ज़रूरत थी, जैसे कि राम को ज़रूरत थी, ठीक है, इसलिए उसने गेन किया, है ना। और शाम को क्या था, शाम को ज़रूरत नहीं था, वो नहीं चाहता था कि उसके पास चॉकलेट्स रहे, तो उसने क्या कर दिया, लूज़ कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक को ज़रूरत नहीं है और एक को ज़रूरत है, तो जिसको ज़रूरत नहीं है वो एक नीडी पर्सन को दे रहा है, ठीक है ना। ऐसा होता है आयनिक बॉन्ड। आई होप आपको आयनिक बॉन्ड्स अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, आपने नहीं पढ़ा है फिर भी। तो ये थे आयनिक बॉन्ड्स। अब कार्बन क्यों नहीं ऐसा करता है, कार्बन आयनिक बॉन्ड्स क्यों नहीं बनाता, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं करता या फिर लूज क्यों नहीं करता। वैसे तो एलिमेंट के पास, नॉर्मल एलिमेंट्स के पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो वो गेन करे या तो वो लूज करे, बट कार्बन एक स्पेशल है, उसके पास दोनों ही हैं ऑप्शन, वो गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। अब वो 4 गेन कर ले तो उसका 2,8 हो गया, फिर भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर वो 4 लूज भी करे तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, तो वो फिर भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में डिप्लेट कंप्लीट होगा, है ना। तो दोनों ही केसेस वो कर सकता है, बट वो दोनों ही नहीं करता। क्यों? लेते हैं केस। अब गेनिंग का देखो, 6 प्रोटॉन्स कांट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको नहीं समझा होगा जब तक मैं अच्छे से ड्रॉ करके आपको दिखा ना दूँ। तो मैं कार्बन का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए। ये मैंने बनाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके पहले के ड्रॉ कर दिए। ओके, नाउ मैं क्या कर रही हूँ, दूसरा कलर सेलेक्ट कर रही हूँ और मान लेते हैं उसने गेन किया, तो उसके पास 4 और आ जाएंगे। और आपको क्या पता है, आपको ऑलरेडी 9th में ये आपने पढ़ रखा है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रहता है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होता है, बीच में होता है,
ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज बीच में है और वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख रहा है ना। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए इस केस में, इलेक्ट्रॉन्स की नंबर क्या हुई, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। अभी 10 क्यों हुए, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 6 थे और 4 उसने ऐड कर लिए, 10 हो गए। और प्रोटॉन्स उसके पास कितने हैं भाई, उसके पास प्रोटॉन्स तो 6 ही है, प्रोटॉन्स थोड़ी चेंज होंगे, प्रोटॉन्स तो चाहिए। बट अभी प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से कम हो चुकी है, तो वो कैसे होल्ड करके रख पाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है ना। अब बात करते हैं लूजिंग का, लूज क्यों नहीं करता वो, देखो वापस बनाते हैं हम एक कार्बन एटम। ये मैंने बनाया 2 शेल और यहाँ पे मैंने बना दिए उसके पहले के 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो उसके पास कितने प्रोटॉन्स है, उसके पास 6 प्रोटॉन्स है। उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी 6 है, क्योंकि इनिशियली तो एटम न्यूट्रल होता है। तो 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास। अब हुआ क्या, हम चाहते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है रिमूव कर दिए जाए। बट होता क्या है पता है, ये प्रोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को इतने जोर से पकड़ के रखते हैं इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को कि हम उसको निकाल नहीं पाते। ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है, जिसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। तो ये भी एक प्रेफरेबल ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, तो फिर हुआ क्या, आप कार्बन किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, कार्बन अकेला का अकेला रह जाएगा, नहीं, कार्बन तो अकेला कभी है ही नहीं। उसने और एक रास्ता ढूंढ लिया। क्या रास्ता बोला, उसने बोला कि शेयरिंग इज केयरिंग बेटा, मैं तो शेयरिंग करूँगा, ये लोग तो बस देते ही लेते हैं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं अपने पास भी रखूँगा दूसरों के पास भी रखूँगा। वो कैसे, देखो पहले शेयरिंग कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम जो है छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, जिसकी हाइड्रोजन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऑक्सीजन का लेते हैं और नाइट्रोजन का लेते हैं, जिससे आपको जैसे आयनिक बॉन्ड्स मैंने समझाया ना, वैसे आपको कोवेलेंट बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स शेयरिंग से बनते हैं उनको कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। ठीक है ना, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे अच्छे से, ये मेरी गारंटी। एक बार अगले 5 मिनट आप अच्छे से सुन लो। तो चलो सबसे पहले हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन का हुआ क्या। यहाँ पे मैं फ्रेशली बनाती हूँ ताकि आपको और अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक हाइड्रोजन और ये मेरे पास है दूसरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 1। ठीक है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, इनिशियली हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। हम सारे लोग जानते हैं हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, बट क्या इससे वो स्टेबल है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। उसको क्या चाहिए रहेगा, उसको चाहिए रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसको हीलियम जैसे बनना है ना, हीलियम के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट शेल में, बड़े मजे से वो नोबल गैस बन के बैठा है। तो हाइड्रोजन में बोलते हैं नहीं, मैं भी नोबल गैस बनूंगा। उसके लिए उसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि उसके पास एक तो है और एक चाहिए उसको। इसके लिए वो क्या करता है, वो सोचता है कि कोई मुझे मिल जाए जो मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे, बट उसको वापस उसी के जैसा उसका एक जुड़वा भाई मिलता है। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन का है एक जुड़वा भाई, वो भी सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है और आसपास उनको कोई दिखता भी नहीं कि जो उनको दे दे एक एक इलेक्ट्रॉन। तो वो लोग एक अच्छा सा तरकीब सोचते हैं, क्या करें हम दोनों मिलकर। तो वो सोचते हैं कि चलो हम कर लेते हैं शेयरिंग। हम क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। कैसे, वो बोलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना मेरा, एक सेकंड में इसका कलर चेंज करती हूँ, ये इसका जुड़वा भाई है, वो बोलता है कि ये मेरे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये मैं अपने पास भी रखता हूँ, तेरे पास भी रखता हूँ, कॉमन रखेंगे ये। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसका एक डिप्लेट कंप्लीट हो जाएगा हाइड्रोजन 1 का। ठीक है, हाइड्रोजन 1 जो पहले से बैठा हुआ था उसका क्या हो जाएगा, डिप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। इससे अपना हाइड्रोजन 1 खुश हो गया। अब हाइड्रोजन 2 के पास तो ऐसा है नहीं। अब हाइड्रोजन 1 कहता है कि मेरा भी ये वाला है ना, ये मैं अपने पास भी रखता हूँ, तेरे को भी देता हूँ। तो इस तरीके से इसका भी जो है कंप्लीट हो जाता है डिप्लेट, यानी कि ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स दोनों के लिए कॉमन है। ऐसा भी इन्होंने क्यों किया, शेयरिंग इन्होंने क्यों किया, क्योंकि हमने आयोनिक बॉन्ड्स में क्या देखा था, एक था नीडी पर्सन और एक के पास उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब दोनों ही पर्सन्स यहाँ पे क्या है, नीडी है, दोनों की चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, तो कोई देगा क्यों, इसको ऑलरेडी एक की ज़रूरत है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको क्यों देगा, पूरी तरीके से नहीं दे सकता, बट शेयर तो कर सकता है। तो इसलिए ये लोग शेयरिंग करते हैं, है ना। इसलिए इन दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है कॉमन हो गए और दोनों भी खुश, दोनों की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो ये इस बॉन्ड को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लाइन खींचते हैं बीच से, और ये हमारा बन जाता है एक मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, इसका जो है डिप्लेट कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ अब बात करते हैं ऑक्सीजन की गलत प्रोनाउंस कर दिया शायद मैंने, ऑक्सीजन की। तो मैं सबसे पहले लिख लेती हूँ ऑक्सीजन को। सेम ये हमारी O है, सिर्फ O एग्जिस्ट कर रही है अभी के लिए। देखें ये O है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है
इसकी एटॉमिक नंबर बताना मुझे ज़रा। 8 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6। और जब भी हम ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ना, तो इस बीच वाले को तो छोड़ देते हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम कौन करता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही या तो आते हैं या फिर जाते हैं, ठीक है ना। आना जाना इन्हीं का होता है। ये अंदर जो दूसरे शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, तो इनको हम नहीं दिखाते हैं मोस्टली। तो अब मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने ये दिखा दिया, इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये था हमारा ऑक्सीजन नंबर 1। तो ये क्या सोच रहा होता है कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको चाहिए है 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। इसको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये था उदास, मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। फिर वापस वही सिन, वापस एक ऑक्सीजन का एटम आता है इसके पास और उसको हम बोल देते हैं ऑक्सीजन 2। उसकी भी सेम यही केस है, वो भी उसी तरीके से उदास है जैसे ऑक्सीजन 1 उदास है। इसके पास भी सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको भी अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 चाहिए। अब दोनों की 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो वापस ये सोचते हैं कि पहले ऑक्सीजन 2 हमेशा जैसा इनिशिएटिव लेता है। ये तो बस मैं कहानी के लिए बोल रही हूँ, ऐसा कुछ इनके बीच में ऐसा कुछ बातें तो होती नहीं है, आपको भी पता है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो ये बोलता है कि अच्छा मैं अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, मैं अपने पास तो रखूँगा ही, तेरे को भी दे देता हूँ, कॉमन होंगे हमारे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, हम दोनों के लिए ये कॉमन होंगे। तो इस तरीके से ये जो है ऐसे इनको कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। और हुआ क्या, फिर ये बोलता है कि चल मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है तेरे को भी देता हूँ, अपने पास भी रखता हूँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हम दोनों के लिए कॉमन होंगे। तो ये इस तरीके से इनको ले लेता है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है दोनों के लिए ही है, मतलब दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है ना। तो अगर ऑक्सीजन 1 के बारे में हम बात करें तो इसके पास 6 थे ही, और यहाँ पे उसको और 2 मिल गए, तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन 2 की भी बात करें तो वही केस है, इसके पास भी 6 थे, यहाँ पे उसने 2 शेयर करवा लिए इससे, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों खुश। और इस बार हमने क्या किया, इस बार 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है इन्होंने शेयर किए। तो इस तरीके से हम इनके बॉन्ड को दिखाते हैं और ये बन जाता है हमारा O2 मॉलिक्यूल, है ना। इस तरीके से हमने ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट करवा दिया, हाइड्रोजन को भी खुश कर दिया। अब नाइट्रोजन को क्यों अकेला छोड़ेंगे, उसको भी खुश करते हैं। चलो अब नाइट्रोजन को लेते हैं हम। वहाँ पे मैंने बना के रखा है, बट फिर भी मैं वापस जब तक मुझे लिख के नहीं बता देती ना, मुझे सुकून नहीं मिलता। और पिछले बार कुछ ज़्यादा ही दूर दूर बना दिया था हमने। ओके, पहले बात ले लेते हैं नाइट्रोजन को। इसके एटॉमिक नंबर क्या है, इसके एटॉमिक नंबर है 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,5, ठीक है। अब नाइट्रोजन को बनाया मैंने, इसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही हम दिखा सकते हैं। तो ये मैंने बनाया कुछ इस तरीके से नाइट्रोजन को, ठीक है। इस बार जुड़वा भाई भी मैंने साथ में ही रखा। अब ये क्या चाहता है कि इसके पास और 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है आ जाए, है ना। क्या चाहेगा ये, इसके पास और 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये नाइट्रोन लिखा है मैंने, ओके, यहाँ पे जी नहीं लिखा, मैंने कुछ और ही लिख दिया इसको, पता नहीं क्यों ऐसे नाइट्रोन लिख दिया मैंने। एक सेकंड पहले ये ठीक करूँ वरना भी कमेंट्स आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, हाँ। तो हम क्या बोल रहे थे, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रहेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, नाइट्रोजन 1 को, और इसके जुड़े हुए भाई को भी वही चाहिए होगा, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए रहेंगे, नाइट्रोजन 2 को भी। तो सेम वही केस होता है। ये नाइट्रोजन 2 कहता है कि ये जो मेरे 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है मैं तेरे लिए और मेरे लिए कॉमन रखता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास तो होंगे ही होंगे, तेरे पास भी होंगे, मतलब मैंने तेरे साथ शेयर कर दिया, ठीक है ना। और फिर नाइट्रोजन 1 भी कहता है, ये भी बुरा नहीं निकला, ये भी अच्छा ही है। ये बोलते हैं चल मेरे भी 3 इलेक्ट्रॉन्स तू भी रख ले, मैं भी रख लेता हूँ। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कर दी, शेयरिंग कर दी, ठीक है ना। इस तरीके से होता है शेयरिंग। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के लिए कॉमन है और इनके बॉन्ड को हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आई होप आपको अच्छे से, मतलब पहले हाइड्रोजन से आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, बट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इतने एग्जांपल्स हमने ले लिए तो आपको और क्लियरली समझ आ ही गया होगा, आई होप, ठीक है। सो या नाउ कोवेलेंट बॉन्ड्स के टाइप्स ही आइए, जो हमने अभी एटम्स के देखे ना, ये टाइप्स है। कैसे देखो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कब होता है, जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। एक पेयर से मेरा मतलब क्या है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है शेयर हो रहे हैं, जिसके ऑक्सीजन के केस में हुआ था, सॉरी हाइड्रोजन के केस में हुआ था, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे ना। हाइड्रोजन यहाँ पे एक था, इसके पास एक था, इसके पास एक था, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शेयर हो गए। और डबल पेयर कब बनता है, जब 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है शेयर होते हैं।
एक पेयर में तो 2 है ना, तो उस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन जब शेयर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड कहते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। देखो ये ऑक्सीजन इस तरीके से इन्होंने अपने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करवा लिए थे ना, याद है। तो इस तरीके से इनका डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन का उसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि 3 पेयर्स, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन जो है कुल शेयर हुए हैं। आई होप आपको अच्छे से ये पॉइंट तो क्लियर हो ही गया होगा। नाउ अब देखते हैं अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड्स, इनके क्या क्या फीचर्स हैं, मतलब ये होते कैसे। तो स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इससे ही जुड़ा है ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये सब देखेंगे। पहले बात ये 2 पॉइंट्स को हमको क्लियर करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग रहे हैं, है ना। देखते हैं स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब क्या हुआ। देखो मान लेते हैं मैंने ये हाइड्रोजन लिया और ये है मेरा H2 और ये भी H2, ये भी H2। एक पानी के गिलास में बहुत सारे H2 होंगे, H2O होंगे बल्कि, बट नॉर्मली लेते हैं किसी उसमें किसी कंटेनर में आपने बस H2 और H2 ही भरा है, हाइड्रोजन गैस ही आपने भर रखा है पूरे कंटेनर में, तो उसमें पूरे H2 के मॉलिक्यूल्स होंगे, है कि नहीं। अब क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये कैसा बॉन्ड होगा, ये सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। इसके भी बीच में ऐसा ही कुछ बॉन्ड होगा, ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा हम यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है, ये है हमारा भाई सिंगल बॉन्ड। ओके, नाउ इन्होंने बोला था हमको, यहाँ पे मैंने खुद लिखा है ऑफकोर्स, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, वी स्ट्रॉन्ग इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि इन मॉलिक्यूल के अंदर वाले जो फोर्सेस होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि ये जो फोर्स है, ये जो बॉन्ड है ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, ये बॉन्ड जो है ना ये भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये हाइड्रोजन के बीच में, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के बीच में जो वो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स का जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, वीक क्या है, वीक है ये देखो, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 का मॉलिक्यूल, ठीक है। बट अब होगा क्या, ये भी तो जुड़े होंगे, इनकी भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है, इनकी भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना कम हो जाती है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड्स के केस में ये मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, बॉयल हो जाते हैं, तो इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी कम होते हैं, और ये उसी के साथ साथ पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ऐसा क्यों, पता है क्यों, क्योंकि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री बच रहा है क्या, सारे इलेक्ट्रॉन्स यूज अप हो रहे हैं, है ना। तो इसलिए इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, तो ऐसा कुछ होता नहीं, तो जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जनरली वर्ड जो है केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सेप्शन पता है नहीं पता है, बट जनरली वर्ड जो है आप जब ये आंसर लिखो यूज़ कर लिया करो, क्योंकि छोटे में ऐसा ही कभी कभी मैं कुछ भी पढ़ लेती थी और मैं सोचती कि यही सही है, मतलब इसके अलावा कोई एक्सेप्शन हो ही नहीं सकता, और वहाँ पे टीचर्स मार्क्स कट कर लेंगे, तो इसलिए जनरली केमिस्ट्री में यूज़ करना है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट कार्बन कंपाउंड्स। इतने देर हमने क्या देखा था, यहाँ पे जो है हमने दूसरे एटम के जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है वो देखा था, अब कार्बन क्या करता है वो देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम बहुत ही सिंपल एक कार्बन का कंपाउंड लेते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, वो क्या है, CO2। ये किसको नहीं पता, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसे बॉन्ड बना रहा है देखो, इसके लिए मैं बना यूज़ करूँ। ओके, सो यहाँ पे क्या है, ये कार्बन है, इसके पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी, इस साइड 2 और इस साइड 2 है। इसके पास टोटल आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब क्या हुआ, ये मिला 2 भाइयों से, कौन थे वो 2 भाई, अरे वही जो हमारे ऑक्सीजन जिन्होंने डबल बॉन्ड बनाई थी ना पिछले बार, वही 2 ऑक्सीजन के साथ इनकी हुई, इस कार्बन की हुई दोस्ती। तो हुआ क्या, ये दोनों मिले, और उसके बाद ये ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, एक ऑक्सीजन को तो चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए। और कार्बन क्या करता है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन तो खुश हो जाएगा इससे, मैं बना ही देती हूँ, शायद इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, सो लेट्स क्विकली ड्रॉ। ये हमारा ऑक्सीजन जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ऑक्सीजन का मैं क्रॉस क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि एक अलग एटम है ना, तो ऐसे हम अलग दिखा सकते हैं उसको, इससे कन्फ्यूजन जो है नहीं होता है।
कि ये इलेक्ट्रॉन किस एटम का है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही दिखेंगे बट हम उनको अलग दिखा सकते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। अब ले लेते हैं दूसरा कलर। इस वाले ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये हमको क्लियर है, ये हमको अच्छे से पता है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, बट इसको तो 4 चाहिए। बट ये बोलता है चल तू अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स तो मेरे साथ शेयर करवा ही ले, ठीक है। इससे ये वाला ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो गया, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। 8 कंप्लीट हो गए क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करवाए इससे, और बदले में इसने भी तो शेयर करवाए। शेयर मतलब दिए नहीं है उसको, अपने पास भी है, उसके पास भी है अभी, और बस उसका मान लो कॉमन हो गया, ठीक है ना। मैं कॉमन बोल रही हूँ स्टार्टिंग से, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के लिए ही कॉमन है। इससे ऑक्सीजन नंबर 1 खुश। ओके, अब बढ़ते हैं ऑक्सीजन नंबर 2 की तरफ। अब इसको भी तो खुश करो भाई, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो कार्बन बोलता है चल मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स मैं तेरे साथ शेयर करवा लेता हूँ, ठीक है ना। और इस तरीके से हुआ क्या, इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि कार्बन के पास अभी, मैं ऐसे एक बना दूँ क्या, कुछ ज़्यादा ही मेसी हो जाएगा। अगर हम पर्टिकुलरली कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास अभी क्या क्या है, कार्बन के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स है अभी। ये वाला जो चीज़ है ना, ये कार्बन का है। कैसे देखो, इससे जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने शेयर किए थे, और इससे भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं, ठीक है। इस तरीके से कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स पा लिए, ठीक है। उसके पास और 4 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, मतलब शेयरिंग से उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे और एक बार देखोगे, यहाँ पे देखो तो इसने 4 थे इसके पास इनिशियली, आप ये देख पा रहे हो, और इसके पास 6 थे, और इसके पास भी 6 थे। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करवा लिए, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करवा लिए। इन दोनों के साथ साथ इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑक्सीजन नंबर 1 से 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन नंबर 2 से 2 इलेक्ट्रॉन्स करके उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लिए। तो ये बन गया CO2, और यह है कोवलेंट, ठीक है। अब हम स्टार्टेड विथ एलिट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलिट्रोप्स ऑफ कार्बन है क्या चीज़? सो ये जो है ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कार्बन एटम से ही बने होते हैं, प्योरली कार्बन से ही बने होते हैं, बट इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है ना। इसी वजह से इनके डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, बट बने तो कार्बन के ही हैं, तो इसलिए सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही गया होगा। अगर ये बने ही सारे कार्बन से हैं तो ये क्यों डिफरेंट है? तो ये डिफरेंट इसलिए क्योंकि ये डिफरेंट मैनर में अरेंज्ड है। कार्बन के एटम्स जो है डिफरेंट मैनर्स में अरेंज्ड है, इसलिए। तो फर्स्ट एलोट्रोप हम ले लेते हैं जो बिल्कुल कॉमन है, विच इज़ डायमंड। डायमंड हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, और यहाँ पे आप एक्सेप्शन भी देख सकते हो, ये एक नॉन मेटल से बना है फिर भी ये हार्डेस्ट है, एंड वी नो दैट जनरली नॉन मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट, तो ये एक एक्सेप्शन भी बन गया। एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा क्यों है, और ये वेरी रिजिड क्यों है, और ये इतना हार्ड क्यों है, ये सारी चीज़ें जब हम समझेंगे उसके लिए हमको सबसे पहले कार्बन का जो है स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा डायमंड के अंदर। तो ये यहाँ पे मैंने एक कार्बन बना दिया, कार्बन का एटम जिसके पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है ना। ये मैंने बना दिया दूसरा, और ये मैंने बना दिया तीसरा, और ये चौथा। ओके, नाउ इट्स डन। अब ये वाला सेंटर वाला कार्बन एटम हम अगर लेंगे तो ये कार्बन एटम क्या कर रहा है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है फ्री, ये देख पा रहे हो ना आप, इसके पास 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या चाहेगा, इसके पास 8 आ जाए, तो इसने सबसे पहले तो इसके साथ शेयरिंग कर ली, ठीक है, इस वाले के साथ। इससे क्या हुआ कि कार्बन के पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट में, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, शेयरिंग हो गई है ना, इसलिए। और इस वाले कार्बन के साथ भी वही केस है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके ना। एंड अब ये सेंटर वाले ने वापस इससे भी बना लिया बॉन्ड, तो अब क्या होगा, अब सेंटर वाले के पास जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा, अब इसके पास 6 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि और एक इसके पास शेयरिंग में आ चुका है ना। बट ये वाले कार्बन एटम के पास तो सेम 5 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। एंड ये वाला कार्बन एटम देखो, इससे भी इसने शेयर करवा दिया, तो अब 7 हो गया, सेंटर वाले की बात कर रही हूँ मैं, एंड इसके पास तो सेम 5 ही होंगे। एंड ये वाली कार्बन एटम की बात करें तो इससे भी सेंटर वाले कार्बन एटम में शेयर किए हैं, तो अब फाइनली सेंटर वाले कार्बन एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। बट आप कहोगे कि ये साइड वाले हैं, इनके पास तो वैलेंसी सेटिस्फाई हुई ही नहीं, इनके पास तो 5 और 5 ही है। बट होता क्या है कि ये भी दूसरे कार्बन एटम के साथ शेयर करवा लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये ऐसा फुल
थ्री डायमेंशन जो है शेप बन जाता है। देखो ये मैंने अभी सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाया है, ठीक है ना, ऐसे एक ने किया, बट ऐसे सिर्फ एक ही तो नहीं रह जाता, और भी बनते हैं कुछ इस तरीके से, और बनते जाते हैं, तो ऐसे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है बन जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे पूरा भरा रहता है कार्बन एटम से। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक भी कार्बन एटम के पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो है नहीं होता, ठीक है ना, सबकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है, तो लीविंग नो इलेक्ट्रॉन फ्री, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन एटम्स लीविंग नो इलेक्ट्रॉन फ्री। यानी कि आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है तो क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। तो आपको ये रीज़न भी अच्छे से समझ गया होगा। वेरी रिजिड क्यों है, वेरी हार्ड क्यों है, क्योंकि इतने टाइटली जो पैक्ड है कार्बन के एटम्स, तो हार्ड तो होगा ही, है ना। सो यहाँ पे मैं आपको एक बार डायमंड की स्ट्रक्चर जो है दिखा देती हूँ। ये बुक का ही पिक्चर है, कोई न्यू पिक्चर तो आपके लिए मैं लाई नहीं। ये बुक का ही पिक्चर है, आप देख सकते हो यहाँ पे डायमंड का स्ट्रक्चर। यहाँ पे कुछ अलग ही लग रहा है, बट जो अभी हमने ऐसे वाला बनाया था ना वही सेम है, बट थोड़ा सा अलग उन्होंने बनाया है। वैसे तो शायद नहीं पूछेंगे डायमंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने, बट आपको पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एलेक्ट्रोप विच इज़ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कोई न्यू चीज़ तो है नहीं, हम सुनते आ रहे हैं ग्रेफाइट का नाम, हमारे पेंसिल्स में जो लगता है, निब में जो लगता है वही होता है ग्रेफाइट, ठीक है ना। तो वेरी सॉफ्ट, आपने अभी अभी डायमंड का देखा था, बट दैट वॉज वेरी हार्ड, बट ये है सॉफ्ट। क्यों ये सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्यों है, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, ये सब तो आप तभी समझ पाओगे जब इसका स्ट्रक्चर समझोगे, है ना। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो मैंने बना दिया इस तरह, इसमें से ही मैं आपको समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे ये कार्बन का एक एटम है, ये भी, अब बस ये वाले शेप को कंसिडर करो। तो आप ये वाला फर्स्ट वाला कार्बन एटम देखोगे तो ये 2 और कार्बन एटम से बॉन्डेड है, ठीक है ना, ऐसे कुछ। और तीसरा एक लूज बॉन्ड होता है, मतलब उतना टाइट नहीं होता है, बट और एक लूज बॉन्ड होता है इसके सिमिलर एकदम शेप से, आई मीन सिमिलर। यहाँ पे देखो इस तरीके से एक शेप है, ठीक है ना, इसमें कितने साइड से 1 2 3 4 5 6, तो ये एक सिमिलर हेक्सागन है, नीचे भी उसी तरीके का एक हेक्सागन है। तो यहाँ पे ये वाला कार्बन एटम जो है एक लूज बॉन्ड बनाता है, किससे, ये नीचे वाले कार्बन एटम के साथ, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप एक कार्बन एटम को देखोगे तो वो 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, एक साइड इसका खाली है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है, इसलिए तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है, क्योंकि इसकी एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्री होती है। आप दूसरे कार्बन एटम का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको लूँ, इस वाले एटम को लूँ, तो ये इस तरीके से 2 तो यहाँ पे बॉन्डेड है, और तीसरा अगर आप डॉटेड स्ट्रक्चर देखोगे तो सेम टू सेम ये यहाँ पे बॉन्डेड है, ठीक है, इस वाले कार्बन से, यानी कि 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, पर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करवाने के लिए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास फ्री बैठा है, और इसलिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करवा देता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देता है। एंड ये लूज बॉन्ड्स की वजह से एकदम सॉफ्ट हो जाता है, एंड ये एक लुब्रिकेंट की तरह भी काम करता है। ये जो है ना एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, तो इसलिए तो हम पेंसिल को शार्प कर पाते हैं ना। तो इस तरीके से ग्रेफाइट का हमने देख लिया, ज़्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट है फ्यूलरीन। अब देखो डायमंड, ग्रेफाइट, कहीं ना कहीं नाम तो सुना था हमने, बट ये वर्ड इज फ्यूलरीन, ये पहली बार सुन रहे हैं ना। तो देखते हैं, फ्यूलरीन एक सिंथेटिक है एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। ये दोनों ही ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही नेचुरली अकरिंग एलोट्रोप्स है, बट ये फ्यूलरीन ऐसा है नहीं, ये एक सिंथेटिक एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। एंड इसमें ये एक फुटबॉल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। यहाँ पे 60 कार्बन के एटम्स जो है एक फुटबॉल के स्ट्रक्चर में जो है अरेंज्ड है। देखो कितनी मज़े की बात है। सिंस इट लुक लाइक जियोस्टिक dome designed by US architect Buckminster Fuller, the molecule was named after him, ठीक है। ये जो सिंथेटिक एलोट्रोप है फ्यूलरीन, ये एक डोम के जैसे दिख रहा था, जो बनाया गया था एक आर्किटेक्ट के द्वारा, यूएस आर्किटेक्ट के द्वारा, जो थे बकमिनिस्टर फ्यूलर। तो उनके नाम पे फ्यूलरीन इसको नाम रखा गया। ज़्यादा इसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह आपको दिए नहीं हैं। तो आप देखो यहाँ पे ये सारे ग्रीन में आप जो देख पा रहे हो, ये सारे कार्बन के एटम्स हैं, ठीक है ना। ये ग्रीन में जो आप देख पा रहे हो, ये सारे कार्बन के एटम्स हैं। एंड यू कैन सी कि एक फुटबॉल के शेप में अरेंज है। कहीं कहीं पे अगर आप देखोगे तो कहीं कहीं पे पेंटागन है, कहीं कहीं पे हेक्सागन है, हेप्टागन है। तो ऐसे इसको पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। नाउ लेट्स सी वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ओके,
तो सबसे पहले हम चेंज कर लेते हैं कलर। सो वाई कार्बन शुड बी गिवन ऑल बेनिफिट्स, क्यों कार्बन पर इतना चैप्टर, क्यों हाइड्रोजन नहीं, क्यों कोई और एलिमेंट नहीं, सिर्फ कार्बन ही क्यों? इसके दो मेन रीजंस हैं। फर्स्ट है टेट्रावैलेंसी, मैंने कैटिनेशन पहले लिखा है बट टेट्रावैलेंसी इज द फर्स्ट फैक्टर। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या किसी टेट्रावैलेंसी मतलब क्या है कि कार्बन की वैलेंसी है 4, है ना, कार्बन की वैलेंसी क्या है 4। तो आप देख पाओगे कि आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसी और एलिमेंट के पास वैलेंसी 4 है नहीं, तो है ना, उसका एक एग्जांपल भी आप ले लो, सिलिकॉन। सिलिकॉन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में, यानी कि उसकी वैलेंसी भी 4 है। बट प्रॉब्लम क्या है? उसकी बिग साइज, उसकी बिग साइज की वजह से वो कैटिनेशन शो नहीं कर पाता। कैटिनेशन क्या है उस पर भी हम आएंगे, बट सिलिकॉन जो है इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज जो है शो नहीं कर पाता जितना कार्बन कर पाता है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन की बहुत बड़ी साइज है। अब कैटिनेशन क्या है? इतने देर से मैं कैटिनेशन कह रही हूँ, तो कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अपने आप से ही चेन बना लेना, ठीक है, चेन्स और अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना लेना। आपने अभी देखा इलेक्ट्रॉन्स में कि कार्बन खुद के ही साथ, कार्बन एटम्स के ही साथ अलग अलग स्ट्रक्चर्स में अरेंज्ड है, अलग अलग डिफरेंट वेज में अरेंज्ड है। तो ये प्रॉपर्टी जो है कार्बन के पास बहुत ज़्यादा है, तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को ही हम कैटेनेशन कहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है कार्बन के पास बड़ी अच्छे मात्रा में है। अब सिलिकॉन ऐसे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसकी बहुत बड़ी साइज होती है। अब बड़ी साइज क्यों प्रॉब्लम है पता है? क्योंकि अब देखो कार्बन के पास सिर्फ 2 ही शेल्स है, अगर उसके पास 3 शेल्स होते तो ये जो प्रोटॉन्स हैं ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से पकड़ के नहीं रख पाते, ठीक है। और अगर प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के नहीं रख पाएंगे तो क्या वो और इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर पाएगा और अच्छे से बॉन्ड्स बना पाएगा? नहीं बना पाएगा ना। इसीलिए सिलिकॉन ये नहीं कर पाता बट कार्बन कर पाता है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कार्बन की स्मॉल साइज भी एक तरीके से उसकी बेनिफिट ही हो गई है, क्योंकि दिस एनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं उनको अच्छे से पकड़ बनाने के लिए, उनको अच्छे से होल्ड करने के लिए भी हेल्प करता है इसका स्मॉल साइज। यहाँ पे हमने मेनली 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं, कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी, उसके साथ साथ ये स्मॉल साइज भी उसको एक तरीके से हेल्प करता है। नेक्स्ट द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो येलो बॉक्स में दिया था तो ये भी एक बार देख लेते हैं। कार्बन कंपाउंड्स वर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इट वॉज बिलीव दैट दीज कंपाउंड्स ओनली कम फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस। देखो ये जो कार्बन कंपाउंड्स हैं इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, और ये कार्बन के रिलेटेड सारी केमिस्ट्री हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और ये पहले भी कहते थे। बट ये ऐसा सोचा जाता था, ऐसा बोला जाता था कि इन कंपाउंड्स के लिए नेचुरल, ये सारे नेचुरल सब्सटेंसेस से आते हैं, तो इनको बनाने के लिए, ये इनके सिंथेसिस के लिए कोई वाइटल फोर्स जो है ज़रूरी होता है। बट ये तब डिस्प्रूव हो गया, यानी कि ये नेचुरल सब्सटेंसेस के बिना भी बनाए जा सकते हैं। ऐसे कब डिस्प्रूव हुआ? जब ये फ्रेडरिक वॉलर ने यूरिया बना दिया अमोनियम साइनाइड के साथ। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, उतना डिटेलेशन यहाँ पे दी नहीं है, बट ये नाम हम याद रख सकते हैं कि ये फ्रेडरिक वॉलर ने यूरिया बना दिया था अमोनियम साइनाइड से। यहाँ पे देखो कोई नेचुरल चीज़ इन्वॉल्व है ही नहीं, उसने सिंथेटिकली बना दिया कार्बन कंपाउंड, तो ऐसे इन्होंने डिस्प्रूव कर दिया। बट स्टिल हम लोग कार्बन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर ही पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन नहीं प्रेजेंट है, इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। सो आप इनको हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हो, एक्चुअली इनको हाइड्रोकार्बन ही बोला जाता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम स्टडी करेंगे कि डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स कैसे। तो आपको पता है कार्बन क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों? ये भी हमने देखा था जस्ट अभी कुछ देर पहले। तो ये हाइड्रोकार्बन्स यानी कि ये कोवेलेंट बॉन्ड्स किस तरीके से बन सकते हैं? 3 तरीके के हमने पढ़े थे, क्या क्या? सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स पॉसिबल है। तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में भी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है हम देखेंगे। और ये इतने डिफर क्यों करते हैं? क्योंकि चेंजिंग नंबर ऑफ कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम का नंबर भी चेंज हो जाता है, यानी कि वो एक रेशियो में चलता है सब कुछ। उसके बारे में डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे कि जितने कार्बन के एटम चेंज होते हैं, कुछ पर्टिकुलर रेशियो में हाइड्रोजन के एटम का रेशियो भी चेंज होता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले सैचुरेटेड है क्या चीज़ और अनसैचुरेटेड है क्या चीज़। सैचुरेटेड यानी कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके बीच में जो है सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही प्रेजेंट है, और उनको हम एल्केन्स कहते हैं, ठीक है, एल्केन्स, ठीक है। इसमें एन जो है सफिक्स लगा है।
एंड अनसैचुरेटेड यानी कि डबल या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब डबल वाले को हम एल्कीन्स कहते हैं एंड ट्रिपल वाले को हम एल्काइंस कहते हैं, ठीक है ना। अब पहली बात, इसको याद कैसे रखें, क्योंकि ये एल कैल कैल कैसे पूरा कंफ्यूजिंग जैसा लग रहा होगा जिन्होंने फर्स्ट टाइम देखा है इसको, तो इसको अभी अभी के लिए याद रखने के लिए एक ट्रिक हो सकता है। बट अब जैसे जैसे इनके साथ काम करोगे, क्योंकि पूरे चैप्टर में आपको इन्हीं के बारे में पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। नहीं याद हुआ तो इन टेक्स्ट एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करते करते खुद ब खुद ऐसे फिंगर टिप्स में रहेगा, तो उसके बारे में टेंशन करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो एन, इसमें एन सफिक्स लग रहा है, इसमें इन और इसमें आइन, कुछ गंदा राइटिंग हो गया। तो अब अगर आप अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में भी देखोगे तो ए सबसे पहले आता है, यानी कि ये सिंगल बॉन्ड होगा, और ई जो है उसके बाद में आता है, और वाई के पहले आता है, एक तरीके से बीच में आता है ये, तो ये डबल बॉन्ड होगा। एंड सबसे लास्ट में क्या आता है, वाई, और इसी वजह से ये ट्रिपल बॉन्ड जो है हो जाएगा। इस तरीके से हम याद रखने को रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए लिखा है सिंगल, डबल और ट्रिपल, और यहाँ पे मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स ये लिखा है। लग रहा होगा आपको थोड़ा सा पता नहीं क्या ही लिख दिया यहाँ पे, सो एक बार मैं अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। सो देखो, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको कहा था कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के चेंज होते होते हाइड्रोजन के एटम्स भी चेंज होते हैं, तो उसको समझने के लिए ये आपके हैं जनरल फॉर्मूलाज फॉर एल्केन्स, एल्कीन्स एंड अल्काइंस, ठीक है ना। और मिथ, यानी कि ये मिथ बोलते ही आपको क्या समझ जाना चाहिए, मिथ बोलते ही मतलब अब मिथ में आप एन लगाओ, इन लगाओ, आइन लगाओ, वो आपका अलग बनेगा, पर नॉर्मल मिथ बोलते ही ये वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में चमक जाना चाहिए कि इस हाइड्रोकार्बन के अंदर है सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन का एटम। यहाँ पे मैंने 1 लिखा है ना, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक कार्बन एटम्स। और इथ यानी कि आपको क्या चमक जाना चाहिए कि 2 कार्बन के एटम्स है। जितने कार्बन के एटम्स है वो अगर आपको समझ गया तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसका जनरल फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी निकाल सकते हो, और फिर उसका केमिकल फॉर्मूला जो है बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये इथ बोलते हैं आपको क्या चमका कि हाँ भाई इसमें 2 कार्बन के एटम्स है, ठीक है। अब अगर मैंने इथ के साथ एन लगा दिया तो क्या होगा, समझ जाएंगे कि एन है तो ये एल्केन ग्रुप का है, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। और उसके साथ साथ हमको ये भी समझ आएगा कि कौन सा जनरल फॉर्मूला यूज़ करना है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला जो है हम यूज़ करेंगे। तो मैं इतने देर से जनरल फॉर्मूला कर रही हूँ, तो अब चलिए देख ही लेते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एल्केन्स का देख लेते हैं। तो क्या उठाएं, चलो लेट्स पिक अप प्रोप, ठीक है, तीसरे नंबर वाले को उठा लेते हैं, प्रोप को उठा लेंगे। तो ये प्रोपेन में ये नाम दिया गया है मुझे, लेट्स सपोज कि मुझे ये नाम दिया गया है प्रोपेन, और बोला गया है कि चलो इसका केमिकल फॉर्मूला लिखो। तो मैं इसके नाम से निकाल सकती हूँ, पता है केमिकल फॉर्मूला, देखो प्रोप से मैंने ये लगा लिया कि सी जो होंगे 3 होंगे, और एन से मैंने ये लगा लिया कि जो भी बॉन्ड होगा वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। एच मैंने कुछ इस तरीके से लगा दिया। अब इसके 2 तरीके, अगर आप चाहो, अगर आपके पास इतना टाइम है और पेशेंस है, तो आप सी ऐसे सिंगल 3 को बॉन्ड्स लगा दोगे और उसकी वैलेंसी फिलअप करने के लिए हाइड्रोजन लगाते हुए जाओगे, फिर भी आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिल जाएंगे। बट होगा क्या कि ये हो जाएगा टाइम टेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन निकल के आए हमारे, दिख नहीं रहा क्लियरली, बट ये 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे एक है 3 4 5 6, और यहाँ पे हमारे पास 7 और ये 8, ठीक है, 8 हाइड्रोजन अगर मैंने ऐसे निकाला तब निकल के आए। बट मैं जनरल फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, क्या है, CN प्लस H 2N प्लस 2। तो H निकालने के लिए जितने भी आपके कार्बन के एटम हैं उसको डबल करो और उसमें 2 ऐड करो, ठीक है, जितने आपके पास कार्बन के एटम हैं उसमें उसको पहले डबल करो और उसमें 2 ऐड करो। तो 3 का डबल कर दिया मैंने 6, और 6 में मैंने 2 ऐड कर दिया 8। देखो तभी भी 8 आ रहा था जब हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके किया था, और अभी भी जो है 8 ही आंसर आ रहा है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है C3H8। किसका फॉर्मूला, प्रोपेन का फॉर्मूला। नाउ लेट्स लुक एट प्रोपीन। अब प्रोपीन का फॉर्मूला मुझे चाहिए, तो एक चीज़ तो प्रोप से मैं क्या कंक्लूड कर रही हूँ कि कार्बन के मेरे पास 3 एटम्स है, प्रोप है क्योंकि, और नेक्स्ट इन देख के मैं ये कंक्लूड कर रही हूँ कि इनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, और मैं अब ये वाला जनरल फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ। और ये वाला जनरल फॉर्मूला बिल्कुल ईजी है, जितने नंबर ऑफ कार्बन के एटम्स है ना उसका डबल कर दो, डबल यानी कि 6 हो जाएगा, तो C3H6 हो जाएगा फॉर्मूला फॉर प्रोपीन। एंड प्रोपाइन का अगर हम देखें, प्रोपाइन का देख लेते हैं, तो प्रोपाइन में प्रोप यानी कि कार्बन के अगेन 3, और
आइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होगा, यानी कि ये वाला जनरल फॉर्मूला जो है हम यूज़ करने वाले हैं। इसमें क्या है, जितने आपके पास कार्बन के एटम्स हैं उसका डबल करके उसमें से 2 घटा दो, ठीक है, 2 माइनस कर दो। तो क्या है हमारे पास, डबल हमारे पास किया तो हमारे पास 6 और उसमें से 2 घटाओ तो 4, तो C3H4 आपका बन जाएगा फॉर्मूला फॉर प्रोपाइन, ठीक है। तो उसी तरीके से आप किसी का भी बना सकते हो, बट आप एक बार ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। आपको क्या क्या याद रखना है, बस सिंपली आपको इतना याद होना चाहिए कि मिथ यानी कि कितना, इथ यानी कि कितना, प्रोप यानी कि कितना, ब्यूट यानी कि कितना। तो ये जो है वैल्यूज़ याद होने चाहिए और बस जनरल फॉर्मूला याद कर लो। ये भी कुछ ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। पहले वाले में 2 प्लस और दूसरे वाले में वो 2 +2 नहीं करना, सिर्फ डबल करना, और तीसरे वाले में 2 घटा देना है। ये तो याद हो जाएगा विद प्रैक्टिस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर्स। अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि कभी कभी इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए भी आ जाता है, बट मैं नहीं चाहती कि मैं एक एक को समझाऊं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर्स है। स्पेशली एल्केन्स के जो स्ट्रक्चर्स है ना, बहुत सिंपल है, हम सारे लोग कर सकते हैं इसको, इसलिए मैं 2-3 समझाऊंगी, बाकी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो एक बार ले लेते हैं हम मीथेन का, ठीक है। मीथेन का ले लिया मैंने। मीथेन का क्या है, CH4, ठीक है, यानी कि कार्बन का 1। अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं पता तो पहले आप फॉर्मूला डिराइव करो, उसके बाद स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो मैं आपके सामने अभी फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रही। डिराइव वैसे करना है जैसे अभी अभी हमने सबका किया था। ये मिथ लगा है, यानी कि 1 कार्बन का एटम, और एन है यानी कि 2 पहले डबल करना है और उसमें 2 प्लस करना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, H4 हो जाएगा, तो CH4। अब ये C है, ठीक है ना। अब इसके पास कितने बॉन्ड्स खाली है, देखो एक चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कोई भी C है, कार्बन का जो भी एटम है, वो मैक्सिमम 4 और एटम से, वो चाहे हाइड्रोजन के हो या फिर वो खुद का हो, वो मैक्सिमम 4 और एटम से कंबाइन हो सकता है, ठीक है ना। अब मैक्सिमम 4 है तो हम 4 के 4 बना देते हैं इसके पास, H H H और ये H, ठीक है। अब नेक्स्ट है इथेन। अब इथेन में अगर आप देख लो तो इथेन में क्या है, C2H6 है, 2 का डबल किया और उसमें 2 प्लस किया, तो C2H6 है। अब इसमें देखो, इसमें कार्बन और कार्बन, अब 2 कार्बन है हमारे पास, तो दो कार्बन हमने बना लिया। अब यहाँ पे आती है हमारी अंडरस्टैंडिंग। तो अब इस बार हम 4 नहीं बनाएंगे, इस बार हम 3 ही हाइड्रोजन बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है, अब देख रहे हो ये ऑलरेडी 1 से बॉन्डेड है, ठीक है, कोवेलेंटली, तो इसके पास 3 और एटम्स की जगह खाली। सेम विद दिस कार्बन एटम ऑल्सो, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन एटम्स के लिए जगह जो है खाली है। उसी तरीके से ये भी 3 हाइड्रोजन से, अगर आप इनको गिन भी लोगे तो फिर भी आपका नंबर सेम ही आने वाला है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम जाते हैं प्रोपेन के ऊपर। प्रोपेन का भी कुछ उसी तरीके से C। अब देखो ये वाला जो लास्ट वाला कार्बन एटम है, लास्ट वाला कार्बन एटम के पास 1 फील्ड है, यानी कि 3 खाली है। 3 के पास हम H फिल कर देंगे, हम बेसिकली इसकी वैलेंसी को फिल करें, बट बीच वाले को आप ध्यान से देखो, बीच वाले के दोनों आर्म्स जो है फिल्ड है, यानी कि 2 फिल हो चुके हैं, यानी कि 2 साइड ही इसके खाली हैं, तो 2 में हम हाइड्रोजन भर देंगे। तीसरे वाले में सेम वही केस है, यहाँ पे सिर्फ 1 ही भरा है, तो हम 3 जो है फिल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। तो ऑन दी स्पॉट अगर आपको ये सब कुछ याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए बनाना कैसे, तो अब पेपर में भी क्वेश्चन आ जाता है ऑन द स्पॉट, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो सेम गोस विथ ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं टू एल्कीन्स, ठीक है। एल्कीन्स का फॉर्मूला क्या था, एल्केन्स का तो ये था जनरल फॉर्मूला, क्या था, CnH2n+2, और एल्कीन्स का क्या था, एल्कीन्स का था CnH2n, जस्ट जितने नंबर ऑफ कार्बन के एटम्स है उसका डबल करना है। तो चलो गाइस एक एक करके हम एल्कीन्स का भी स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले मीथेन। पता है आपको, मीथेन जो है एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, एज देयर मस्ट बी अ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों, देखो अब आपके पास 1 ही कार्बन एटम है, अब एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए बिटवीन 2 कार्बन के एटम्स, तो यहाँ पे 2 कार्बन के एटम्स है ही नहीं, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है ना। एंड इसलिए हम मीथेन को नहीं रखते हैं, और वैसे भी मीथाइन भी पॉसिबल नहीं है, वो भी इसलिए क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए बिटवीन 2 कार्बन के एटम्स, तो वो भी होता नहीं है वहाँ पे, क्योंकि 1 ही कार्बन का एटम होता है, तो इसलिए मीथाइन भी पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हम एल्कीन्स का स्ट्रक्चर डायरेक्ट ईथीन से शुरू कर देते हैं। अब क्या है, C2H4। ईथीन क्या है, इथ यानी कि आपको पता है 2 कार्बन के एटम्स, और इन यानी कि आपको पता है कि डबल बॉन्ड होने वाला है दोनों कार्बन के एटम्स के बीच में। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने ऐसे चारों तरफ लगा दिया था ना हाइड्रोजन को, किसमें, एल्केन्स में, वैसे हम नहीं लगा सकते। अगर वैसे लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा गलत। क्यों, देखो
मैंने क्या बोला, एक कार्बन का एटम 4 और एटम से, चाहे वो हाइड्रोजन के हो चाहे वो खुद के ही कार्बन एटम्स क्यों ना हो, 4 और कार्बन एटम से बॉन्ड बना सकता है। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी ये वाली कार्बन एटम की अगर हम बात करें तो ये ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स बना चुका है, मतलब इसके पास सिर्फ और सिर्फ और 2 बॉन्ड्स ही बाकी हैं, ना कि 3। तो हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे, ये लास्ट वाला नहीं बना सकते। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी साइड भी बना सकते हो, दैट्स योर विश। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दैट्स योर विश। तो मैंने ऐसे इस तरीके से हाइड्रोजन के दोनों फिल कर दिए। तो अब इस वाले कार्बन का एटम का वैलेंसी जो है फिल हो चुका है। इसका भी सेम उसी तरीके से हम फिल कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसने ये वाली कार्बन आइटम की हम बात करें तो इसका भी 2 ऑलरेडी फिल्ड है, तो 2 बाकी है, तो हम 2 इस तरीके से लगा दें, ठीक है। एंड नेक्स्ट है प्रोपीन। प्रोपीन में क्या है, 3 कार्बन के एटम्स होंगे। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाते समय मैंने भी ये खुद मिस्टेक किया था। देन आई केम टू नो कि ऐसा नहीं होता, कि हम सारे लोग क्या सोचते हैं कि जितने कार्बन के एटम्स हैं उन सारे एटम्स में डबल बॉन्ड लगना हो तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लगना हो तो ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे लगेगा। पर ऐसी बात नहीं होती है गाइस। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बनाती थी, एंड दिस इज टोटली रॉन्ग। ऐसा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन के एटम्स के बीच में ही डबल बॉन्ड लगेगा। बाकी जितने भी कार्बन के एटम्स है, चाहे उसमें 10 कार्बन के एटम्स ही क्यों ना हो, सभी में सिंगल बॉन्ड ही लगेगा, सिर्फ 2 के बीच में ही डबल बॉन्ड लगेगा, ठीक है। ये बात हमको समझ आ चुका है, तो हमको अच्छे से अभी बना लेते हैं इसको। या अब इसकी वैलेंसी फिल करनी है। अगर हम बात करें, इस बार कुछ डिफरेंट कलर ले लेते हैं। अब अगर हम इस वाले कार्बन आइटम की बात करें तो 2 वैलेंसी इसके फिल्ड है, मैं तो और 2 ऐड कर सकती हूँ इसमें। इस वाले कार्बन आइटम की बात करें तो आप दोनों साइड देखो, अगर आप दोनों साइड देखोगे तो ये वाला भी फिल्ड है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यानी कि 3 फिल्ड है। तो मैं सिर्फ एक ही लगा सकती हूँ, हाइड्रोजन लगा दिया भाई मैंने। नेक्स्ट इस वाले कार्बन आइटम को देखो, सिर्फ इसका एक ही फील्ड है, मतलब 3 और आप लगा सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है ना। क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाना, एक बार इसका मतलब प्रोसीजर क्या होता है वो अगर आप समझ लोगे तो आप खुद से भी बना सकते हो, ठीक है ना। हम ब्यूटीन का और एक बार देख लेते हैं। अगर हम ब्यूटीन का देखें तो 4 कार्बन के एटम्स है, तो जैसे मैंने बोला था सिर्फ एक ही में डबल बॉन्ड लगेगा, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड ही लगेगा, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, ठीक है। यस, इसमें डबल बॉन्ड लगा देते हैं। अब ये वाले कार्बन आइटम की बात करें तो 2 फील्ड है, 2 लगा देती हूँ, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट चलते हैं हम। इस वाले कार्बन आइटम की बात करें तो 3 फील्ड है, तो मैं 1 लगा सकती हूँ। इस वाले कार्बन आइटम की बात करें तो दोनों साइड फील्ड है, यानी कि मैं और 2 लगा सकती हूँ। पर इस वाले के केस में ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही फील्ड है, तो मैं 3 लगा सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक एच और यहाँ पे एक एच, तो टोटल आप गिन भी सकते हो नंबर, वो उतना ही होगा जितना फॉर्मूले में है, ठीक है। चलो अब लगे हाथ इन दोनों का भी देख लेते हैं। वैसे 4 देख ही चुके हैं, तो पेंटीन और हेक्सीन का भी देख लेते हैं, बट इसमें बने बनाए स्ट्रक्चर से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, C5H10, यानी कि पेंटीन में 5 कार्बन के एटम्स होंगे, तो हमने 5 कार्बन के एटम्स बना दिए, अच्छी बात है। अब सिर्फ एक ही में डबल बॉन्ड लगेगा, ये हमको अच्छे से पता है, तो एक ही में हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब देखो ये वाले कार्बन आइटम की अगर हम बात करें, दूसरा कलर ले लेते हैं, शायद ये विजिबल नहीं है। अगर ये वाले कार्बन आइटम की हम बात करें तो इस वाले में आप देख पा रहे हो कि 2 ऑलरेडी फिल्ड है, तो हम 2 लगा सकते हैं। इस वाले कार्बन आइटम की हम बात करें तो 3 ऑलरेडी फिल्ड है, इस साइड 1 है और इस साइड 2 है, यानी कि 1 और हम लगा सकते हैं। इस वाले कार्बन आइटम के केस में देखो 2 फिल्ड है, इस साइड 2, इस साइड 1 और इस साइड 1, यानी कि हम 2 और लगा सकते हैं। ये वाले कार्बन आइटम का भी सेम केस है, 2 फिल्ड है, 2 लगा दिया। ये वाले कार्बन आइटम के साथ में भी वही केस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर। बट हाँ, मैं शायद मैंने लास्ट वाला रॉन्ग बताया। इसमें 3 आप लगा सकते हो, क्योंकि सिर्फ इसका एक ही फिल्ड है, ठीक है ना। शायद फ्लो में मैंने 2 बोल दिया, और फ्लो में 2 लिख मत देना, आपको दिख ही जाएगा वैसे भरा भरा सा जब लगेगा ना। एंड हेक्सेन का भी सेम वही होने वाला है, एक बार देख ही लेते हैं। हेक्सेन में 6 कार्बन के एटम्स होंगे, लगेगा सिर्फ डबल बॉन्ड एक ही में, वो लगा दिया हमने। एंड नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे 2 आप लगा सकती हो, क्योंकि 2 फील्ड है इस वाले कार्बन आइटम की। इस वाले कार्बन आइटम की 3 फील्ड है, ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखना, कहीं फ्लो में यहाँ पे भी एक एच ना लगा दो, फिर हो जाएगा प्रॉब्लम, ठीक है। इसलिए ये मत करना। हमने लगा दिया 1, क्योंकि 3 फील्ड थे इसके। यहाँ तक आपका कहानी सेम चलेगा, ठीक है। इन सब के 2 फील्ड होंगे, तो आप 2 हाइड्रोजन लगाते जाओगे। पर लास्ट वाले में आप देखोगे कि सिर्फ एक ही है,
तो आप 3 हाइड्रोजन जो है लगा दोगे। ठीक है, हो गया। हमने ऐसे ही फ्लो में कंप्लीट कर दिया है एल्कीन्स का। ठीक है, अब हम करते हैं एल्काइंस का। एल्काइंस में देख लेते हैं हम। एल्काइंस में देखें तो जैसे मैंने बताया था कि मीथाइन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। ठीक है, ये याद हो जाएगा, टेंशन मत ले। ठीक है, अब इथाइन। अब इथाइन में क्या है, 2 कार्बन के एटम्स होंगे, तो हम कुछ 2 कार्बन के एटम्स में इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। अब ध्यान रखना, इस वाले कार्बन एटम का 3 वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो सिर्फ आप एक ही H लगा सकते हो। और सेम विथ दिस कार्बन एटम, इसमें भी आप सिर्फ एक ही H जो है लगा सकते हो। एंड प्रोपेन की बात करते हैं तो इसमें 3 कार्बन के एटम्स होने वाले हैं, तो हम 2 में ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, बाकी में सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। अब देखो, ये वाला कार्बन एटम के पास 3 जो है वैलेंसी कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप सिर्फ एक लगा सकते हो। ये वाला कार्बन एटम का सब कुछ कंप्लीट है, 4 कंप्लीट है, आप एक भी हाइड्रोजन नहीं लगाओगे। पता है क्यों? इस साइड देख लो, यहाँ पे 3 कंप्लीट है और यहाँ पे 1, तो हो गया ना था, तो 4 से ही तो वो बॉन्ड बना सकता है। तो कहीं गलती में ऐसे ऊपर और नीचे एक हाइड्रोजन मत लगा देना। ठीक है, ऐसे ध्यान से देखते हुए आप लगाना। और लास्ट वाले कार्बन एटम की बात करें तो हम जैसे हमेशा करते हैं 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि एक ही जो है इसका वैलेंसी सेटिस्फाइड है। ब्यूटेन की भी बात कर लेते हैं। ब्यूटेन में 4 कार्बन के एटम है। एक काम करती हूँ, मैं अच्छे से फुल स्क्रीन ले लेती हूँ। इस तरीके से हम बात कर रहे थे ब्यूटेन की। नाउ 4 कार्बन के एटम है, ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ 2 में ही लगेगी ऐसे। ठीक है, अब इस वाले कार्बन एटम की 3 फील्ड है, तो आप 1 हाइड्रोजन। इस वाले में कुछ नहीं लगेगी, मैंने रीज़न बता दिया था, 3 यहाँ पे फील्ड है और 1 यहाँ पे फील्ड है, तो हो गया। इस वाले कार्बन एटम में 2 हाइड्रोजन लगेंगे और इस वाले कार्बन एटम में 3 हाइड्रोजन लगेंगे। सिंगल बॉन्ड तो अभी तक हमने मास्टर कर ही लिया होगा, मतलब ये वाले साइड में तो कोई दिक्कत आपको आ ही नहीं रही होगी। बट मेक श्योर कि इस क्लास के बाद, इस वीडियो के बाद आप एक बार ज़रूर सबके स्ट्रक्चर्स जो है ट्राई करना। इससे आपको क्या हो जाएगा कि ब्यूट मतलब क्या है, मतलब ब्यूट, प्रोप, ये सब कुछ आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ये प्रोसीजर क्लियर हो जाएगा। जब आपको स्टेप्स पता है कि कैसे बनाने हैं, तो किसी का भी आपको अगर फॉर्मूला दे दिया जाए तो आप बना सकते हो। ठीक है, आपको बस रूल्स पता होने चाहिए। अब पेंटाइन की बात करते हैं, इसमें भी सेम वही चलने वाला है। थोड़ा सा बोर हो चुकी हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा ऐसे वॉइस आ गया कि वही है सभी में। 5 लगा दिया हमने, 3 कुछ इस तरीके से थे, तो हम 1 लगा सकते हैं। और इस वाले में कुछ नहीं लगेगा क्योंकि 4 इसका ऑलरेडी कंप्लीटेड है। इन सब में 2-2 हाइड्रोजन लग जाएंगे क्योंकि इनके सिर्फ 2-2 बॉन्ड्स जो है कंप्लीटेड है। बट ये लास्ट वाले में तीसरा हाइड्रोजन भी लगेगा, आपको पता है क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाइड है। हेक्साइन की बात कर लेते हैं, बना ही देती हूँ मैं। 6 कार्बन के एटम्स हैं, ये बना दिया मैंने 6। अब इस वाले में लगेगा 1 हाइड्रोजन, इस वाले में कुछ भी नहीं लगेगा, एंड इस वाले में 2-2 हाइड्रोजन लगते जाएंगे, एंड लास्ट वाले में आपको 3 हाइड्रोजन लगाने हैं। ठीक है, हो गया आपका हेक्सीन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने देखा है ना, ये हमने इसको चेन स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अभी तक जो भी स्ट्रक्चर देखा है हमने, चाहे वो एल्केन्स का हो, एल्कीन्स का हो, एल्काइंस का हो, वो हमने चेन स्ट्रक्चर्स देखे। ठीक है, हम इनको ब्रांचेस में भी ड्रॉ कर सकते हैं और रिंग्स में भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, सो लेट्स सी कि वो कैसे होता है। ओके, चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स। चेन्स तो हमने देख ली है, आपको पता है कैसे बनाने। ऐसे चेन्स यानी कि इस तरीके से चेन में चल रहे हैं ना, कार्बन के एटम्स को हमने कोई दूसरा शेप नहीं दे दिया है, इस तरीके से ये चल रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम चेन्स कहते हैं। अब ब्रांचेस की बात करते हैं, बट ब्रांचेस जो है ब्यूट यानी कि 4th कार्बन एटम से शुरू होती है। इसका क्या मतलब है, यानी कि आपको ब्रांच बनाने के लिए मिनिमम 4 कार्बन एटम्स की ज़रूरत है। अब आप मुझसे पूछोगे क्या हम 1st, 2nd और 3rd में नहीं बना सकते? हाँ भाई, नहीं बना सकते। क्यों? लेट्स सी। अब मान लो हम ले लेते हैं, अब फर्स्ट वाले का तो आप नहीं बना सकते, आपको पता है एक ही कार्बन एटम में क्या ही बनेगा। सेकेंड वाले में भी ऐसे बनने वाला है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और थर्ड वाले में अगर आप ऐसे भी बना दोगे ना, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एक तरीके से ये चेन ही बन जा रहा है। ठीक है ना, चेन ऐसे बनता है, और ब्रांच कभी भी इस तरीके से होने से बनता है कि इस तरीके से एक ब्रांच आ जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए ब्रांच हमेशा
4th नंबर से स्टार्ट होता है, यानी कि आपको कम से कम 4 कार्बन एटम्स की ज़रूरत है ब्रांचेस को बनाने के लिए। तो सबसे पहले ये ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स देख लेते हैं हम। ब्यूटेन CH4H10, सॉरी C4H10, माई बैड सॉरी, तो C4H10। अब इसका देख लेते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे इतनी देर तो हम हाइड्रोजन का ऐसे 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 करते थे, तो क्या हम यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे नहीं दिखा सकते? तो बिल्कुल दिखा सकते हो हाइड्रोजन आप वैसे, बट उसमें क्या है, वो थोड़ा सा क्लमजी हो जाएगा एंड आपको समझाने में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैंने ऐसे कहा है। इसको हम एन ब्यूटेन कहते हैं। एन ब्यूटेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमने हाइड्रोजन को नंबरिंग कर दी सिंपली, मतलब कितने हाइड्रोजन लगने हैं हमने उतने H लगा के उसके सामने नंबर लिख दिया उसका, ठीक है ना। अब ये चेन स्ट्रक्चर है, सिंपल चेन स्ट्रक्चर है, अब तक हमने इसका ब्रांच नहीं किया है। यहाँ पे ब्रांच करने वाले, देखो यहाँ पे बीच से हमने ये वाला निकाल दिया। ये थोड़ा सा समझने में ट्रिकी हो सकता है, तो मैं एक बार फ्रेशली बना लेती हूँ। तो इस तरीके से मान लो मैंने इस तरीके से बना दिया कार्बन एटम्स को। अब इसका देखो, इस वाले कार्बन एटम के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड है, यानी कि कितने H लगेंगे? अगर मैं आपको वैसे समझाने के लिए ऐसे H भी बना दूँ तो 3 H लगेंगे, है ना। इस वाले कार्बन एटम की बात करें तो इसके 3 बॉन्ड ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो सिर्फ एक H लगेगा। इस वाले कार्बन एटम की हम बात करें तो इसके पास भी एक ही सेटिस्फाइड है, मतलब 3 H और लगेंगे। और इस वाले की भी बात करें तो इस पर भी और लगेंगे। तो अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर देखो तो कितना क्लमजी लग रहा है और समझने में भी प्रॉब्लम आ रहा है कि एक कार्बन एटम के पास कितने हाइड्रोजन है। तो ये समझने के लिए आसानी हो इसलिए हम नंबर्स लिख लेते हैं, मतलब ऐसे C के सामने नंबर्स लिखते हैं। अब नंबर्स लिखें, इसके पास 3 लगेंगे, इसके पास एक ही लगेगा, इसके पास भी 3 लगेंगे और इसके पास भी 3 लगेंगे। देखो कितने आसानी से वो हो गया और बनाने में भी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होने वाली आपको, ठीक है। अब ये जो नीचे का CH3 है ना, इस CH3 को हम क्या कहते हैं? इस CH3 को हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं। और ये मिथाइल ग्रुप का जो मतलब क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, मिथाइल ग्रुप हमने क्यों लिखा? इसके नेमिंग के लिए। अब इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन नहीं कहते। अब इसको प्रोपेन लिख दिया क्या मैंने? सॉरी, यहाँ पे प्रोपेन लिखा है, लेट मी चेक। यस, मैंने उसको ठीक कर दिया है। अब आप देखो, इसको हम लोग 2 मिथाइल ब्यूटेन कहेंगे। ऐसे मैंने कैसे कहा, देखो ये जो भी ग्रुप्स है ना, इनको हम नंबरिंग दे देते हैं 1 2 और 3, इस तरीके से नंबरिंग दे दिया, ठीक है ना। अब मिथाइल ग्रुप जहाँ पे भी लाई कर रहा है उस ग्रुप को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फॉर सपोज यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो है 2nd नंबर पे, ठीक है ना। आप ध्यान से सुनो, आपको लग सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। नेक्स्ट जब हम एग्जाम्पल्स और देखेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना, ठीक है। सो 2nd नंबर पर ये मिथाइल ग्रुप लाई कर रहा है, तो हमने 2 लिख दिया और मिथाइल लिख दिया, ठीक है। 2 मिथाइल और जो भी कार्बन के एटम्स कितने हैं? 4 है, ठीक है। तो इसलिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो ए, तो नॉर्मल जो भी उसका नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो साथ ही साथ हम एक तरीके से नेमिंग कैसे करना है वो भी सीख रहे हैं, ठीक है ना। वापस अलग से आके हम वापस नेमिंग नहीं सीखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं पेंटेन की। अब पेंटेन में क्या है, इसको देखो। पेंटेन में हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम इस तरीके से कार्बन एटम्स को 3 लगा के ऊपर और नीचे लगा सकते हैं कार्बन को, इस तरीके से ये 5 कार्बन के एटम यहाँ पे भी हो जाएंगे। और इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे 4 लगा के और एक बीच से यहाँ पे 5वां कार्बन एटम आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, बट दोनों के केस में नेमिंग अलग हो जाएगी, ठीक है ना। इसका देखते हैं, पहले वाले का देखते हैं। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगने वाला है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। आपको पता है क्यों? क्योंकि सभी का सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगेगा, बीच वाले का कुछ होगा नहीं, क्योंकि बीच वाले का पूरा वैलेंसी सेटिस्फाइड है। 4 एटम्स के साथ वो बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। अब कहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं उसमें, है कि नहीं। अब मिथाइल ग्रुप जो है 2 बार आ रहा है, इस टाइम पे क्या करेंगे? पहले तो नंबरिंग दे देंगे 1 2 3, और दोनों भी जो मिथाइल ग्रुप है वो 2 नंबर पर ही लाई कर, ठीक है ना। तो हम 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन कहेंगे इसको, डाई मिथाइल प्रोपेन। अब डाई मिथाइल क्यों कहा? हम डाई कब कहते हैं? जब 2 चीज़ें होते हैं, है ना। जैसे कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन को लगा रहे हैं, तो उसी तरीके से 2 मिथाइल है, इसलिए हम 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये एकदम सही नेमिंग है। तो ऐसे आप अगर लिख रहे हो तो कोई भी आपके मार्क्स काट ही नहीं सकता। और नेक्स्ट देख लेते हैं। इस तरीके से हमने 4 डाल दिया और हाइड्रोजन ग्रुप्स। अब हाइड्रोजन एक बार मैं आपको समझा नहीं रही हूँ, क्योंकि आई होप कि आपको अब तक हाइड्रोजन की कैसे लगाना है वो तो समझ गया ही होगा, ठीक है ना। अब मिथाइल ग्रुप जो है 2nd नंबर पर लाइक कर, ठीक है ना। अब आप मेरे को और भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हम इस तरीके से नंबरिंग करें
या इस तरीके से नंबरिंग करें, ठीक है, इस ऑर्डर में चलें या इस ऑर्डर में चलें। तो इसका आंसर होगा कि आप हमेशा उस वाले ऑर्डर में चले जहाँ पे आपका जो ये नंबर है वो स्मॉलर आ रहा हो। अगर आप इस वाले ऑर्डर में चल रहे हैं, फॉर सपोज अगर आपने इस तरीके से नंबरिंग कर दी और इस तरीके से आप करके देख रहे हो, तो आप वो वाला नंबर लेंगे जिसमें कम आ रहा है, ठीक है, जिसकी यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है, तो आप 2 वाला ग्रुप उठाएंगे, ठीक है ना, मतलब इस ऑर्डर में आप चलेंगे। ये समझ गया। हेक्सेन का भी देख ही लेते। ओ माय गॉड, हेक्सेन के, और हाँ मेरे को भी ये डाउट आया था, आई होप आपको भी आ रहा होगा। क्या होगा अगर हम यहाँ पे लगा देंगे, अगर हम मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे लगा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नहीं लगाकर हम यहाँ पे लगा देंगे तो क्या होगा, तब पता है नंबरिंग चेंज हो जाएगी पर नाम वही रहेगा, इसलिए हम लोग उसको लेते नहीं है कंसिडरेशन में। हम फिर इस तरीके से नंबरिंग करेंगे, एक बार बना ही लेते हैं हम, है ना, सही होगा। तो हमने बना दिए सी 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 सी, और मान लो हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब सी एच, यहाँ पे 3 लगेगा, यहाँ पे 2 ही लगेगा, यहाँ पे सिर्फ 1 ही लगेगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। अब ये तो मिथाइल ग्रुप है, आपको पता है। अब इसकी नंबरिंग करते समय आप ऐसे 1 2 3 4 करोगे, वापस इस साइड से भी तो आपको लिखना है एक बार। और आप कौन सा वाला उठाओगे जिसमें कम नंबर आता हो, मतलब नंबर जो है स्मॉलर हो, तो ये वाला ग्रुप आप उठाओगे। कौन सा वाला, ये ऊपर वाला ग्रुप जो है आप उठाओगे, तो फिर वापस 2 मिथाइल प्रोपेन ही होने वाला है, इसीलिए हम इसको कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, ठीक है ना। आई होप ये भी आपको क्लियर हो चुका है। नाउ हेक्सेन के देखो कितने सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम हेक्सेन को 5 तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान से समझते हैं इसको, क्योंकि कोई हड़बड़ी हमको करनी है नहीं। नॉर्मल चेन स्ट्रक्चर जो अभी तक हम सीखते हुए आ रहे हैं, और नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये वाला, ये सेकेंड वाला अब हम उठा लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, 5 कार्बन एटम्स को इस तरीके से अलाइन कर दिया और एक को ऐसे बीच से निकाल दिया, ठीक है। अब उसी तरीके से हमने उन सबकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर दी और हमने नंबरिंग भी कर दिया। इस बार तो आप इस साइड से भी करोगे कोई फ़ायदा नहीं, फिर भी 3 आने वाला है, तो आप क्या लिखोगे, 3 मिथाइल हेक्सेन। ये तो क्लियर हो गया, ये तो बहुत ईजी था। नेक्स्ट थर्ड वाला देखो, इसमें हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है, इस बार मिथाइल ग्रुप को हमने यहाँ पे रखा है। और अब हमने दोनों तरीके से नंबरिंग करके देख ली, और हमको तो छोटा वाला उठाना है, तो हमने लिख दिया 2 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, दोनों को हमने इस तरीके से निकाल दिया। इस बार क्या होगा, इस बार होगा 2,3, ठीक है ना। आप छोटा वाला ग्रुप उठाओगे तो यहाँ पे छोटा आ रहा है, ठीक है, तो इस वे में आप चलोगे, तो आप क्या लिखोगे, 2,3 मिथाइल डाई मिथाइल ब्यूटेन, क्या लिख देती हूँ मैं भी कभी कभी। सो मैंने ठीक कर दिया, प्लीज़ डोंट माइंड। सो या हमने 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन बोला। अब जब इस तरीके से 2 अलग अलग में डाल सकते हैं, तो इस तरीके से भी तो डाल सकते हैं हम। तो इस टाइम में 2 आ रहे हैं और ये दोनों ही सेकेंड नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है। आप ये वाला तो नहीं उठाओगे, है ना, आप ये वाला उठाओगे तो 2,2 डाई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। और भी आप ट्राई कर सकते हो कि मैंने भी बहुत सारे ट्राई किए थे, और आप जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हो उसका नेमिंग ज़रूर करना, और कहीं ना कहीं वो इन नेमिंग से ही मैच कर जाएगा। इसलिए मेनली ये 5 जो है पॉसिबल है हेक्सेन के केस में। अब यहाँ पे मैंने छोटा सा लिख दिया। और हाँ, मैं और एक बात आपको क्लियर कर देना चाहूँगी, ये जो नोट्स है ना, ये बुकिश आपको नहीं लग सकते, मतलब बड़े बड़े डेफिनेशंस जो है इसमें नहीं है। मैंने एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प लिखा है जिससे आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। आप वापस अगर इनको पढ़ो तो आपको अच्छे से क्लिक कर जाए कि अच्छा इसका मीनिंग ये है। पूरी कहानी लिखने में कोई वो है नहीं। तो हमने आइसोमर्स का भी यहाँ पे लिख लिया कि आइसोमर्स होते क्या है, जिनका फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अब आप देखो, ये इन सब का फॉर्मूला सेम ही है। क्या है इनका फॉर्मूला, आपको पता है, C6H14 है इसका फॉर्मूला, बट इनके स्ट्रक्चर्स देखो कितने सारे पॉसिबल है। तो इन स्ट्रक्चर्स को ही हम आइसोमर्स कहेंगे। क्या, अच्छे से ध्यान रखना, फॉर्मूला सेम होना चाहिए बट स्ट्रक्चर जो है अलग हो जाता है, ठीक है। अब जब हमने एल्केन्स का देख लिया है, तो अब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर। और हाँ, आपको मैं और एक रिलीफ भी देना चाहूँगी कि हमारे सिलेबस में इस साल, या फिर पता नहीं कितने साल तक ये चलता रहेगा, बट ये जो ब्रांचेस हैं सिर्फ एल्केन्स के आपको पढ़ने, एल्कीन्स के और एल्काइंस के नहीं पढ़ने। और ये बहुत अच्छा रिलीफ है, पता है, वरना हम उनका भी ब्रांचेस वाला स्ट्रक्चर पढ़ने जाएंगे तो और भी टाइम लग जाता हमको। तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स या फिर रिंग्स पे, ठीक है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी आपको सिर्फ एल्केन्स के पढ़ने हैं। अब यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मूला एल्कीन्स से मैच कर रहा है,
ऐसा क्यों? साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता कैसे, कुछ इस तरीके से देखो, इस तरीके से हमने एक साइकिल की तरह इनको अरेंज कर दिया। साइकिल मतलब एक राउंड उसमें, और यहाँ पे H सिर्फ दो दो ही लग पा रहे हैं, और इस वजह से इसका फॉर्मूला बन रहा है C3H8, ठीक है ना। और हाँ, एक और बात मैं बोलना भूल गई थी कि ये स्टार्ट होते हैं 3 से। ऐसा क्यों आपको पता है? क्योंकि अब अगर आप पॉलीगॉन भी बनाना चाहोगे तो आप कम से कम 3 साइड्स चाहोगे ना, 3 लाइन सेगमेंट्स तो आपको चाहिए कोई भी पॉलीगॉन बनाने के लिए। तो वही सेम, अगर आप 2 कार्बन के एटम्स उठाओगे तो क्या ही आप साइकिल बना सकते हो, और 1 कार्बन के एटम से तो भूल ही जाओ। तो इसलिए ये स्टार्ट होते हैं 3rd से, मतलब 3 कार्बन एटम्स आपको चाहिए ही चाहिए। और इसका फॉर्मूला जो है अलग होता है असली प्रोपेन से। ये प्रोपेन है, ठीक है, C3H8 वाला प्रोपेन असली वाला ही, ठीक है। और ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर में हमने बनाया, इसका फॉर्मूला अलग है, C3H6 ही आ रहा है, मतलब जितने कार्बन के एटम्स उसके डबल हाइड्रोजन के एटम्स। इसलिए ये जो है आइसोमर्स नहीं है। ये ध्यान में आपको रखना है कि ये आइसोमर्स नहीं होते हैं किसके, असली प्रोपेन के, ठीक है ना, क्योंकि इनका फॉर्मूला डिफरेंट हो रहा है। स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है ही, बट फॉर्मूला डिफरेंट हो गया तो ये आइसोमर्स नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ब्यूटेन का भी बना लो, बस बहुत ईजी है गाइस। ये साइक्लिक जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप जितने भी नंबर ऑफ कार्बन के एटम्स है ना, उससे आप जो भी पॉलीगन बना रहा है वो आप इस तरीके से बना लो, और सब में सिर्फ H2 फिल करना है, क्योंकि 2 ही H लग पाएंगे। क्योंकि ये वाली कार्बन आइटम की फॉर एग्जांपल हम बात कर ले, ये ऑलरेडी 2 से बॉन्डेड है, तो 2 H ही सिर्फ लगा सकते हैं। सेम गोस विथ एवरीथिंग। तो पेंटेन में भी यही होने वाला है, साइक्लोपेंटेन फॉर्मूला चेंज हो रहा है, और हेक्सेन में भी यही, ठीक है। और एक हमारा स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन है, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल। और हाँ, ये एक क्या कहते हैं, ना ये एल्कीन नहीं है, ना ये एल्केन है, ना ही अल्काइन है। इस बेंजीन को हम स्पेशली पढ़ते हैं, इसका स्ट्रक्चर हमको पूछ लिया जाता है। C6H6 है बेंजीन का फॉर्मूला, और ये है बेंजीन रिंग, ठीक है ना। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, और इसका जो डबल बॉन्ड है ना, अल्टरनेटिवली लगा होता है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, तो इसको हमने छोड़ दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग दिया, इसको छोड़ दिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से बेंजीन का रिंग जो है बनता है, और डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम हाइड्रोजन को फिल कर देंगे, जो कि आपको अच्छे से आता है, ठीक है ना। तो बेंजीन का भी स्ट्रक्चर हमने देख लिया। नाउ, क्या कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है? इतना पढ़ने के बाद तो ये डाउट आपके माइंड के अंदर आ ही गया होगा। Yes, it does. The other atoms are known as heteroatoms. These are also present in groups which are functional groups. आपको सुन के पता नहीं क्या बोल दिया। तो कार्बन जो है दूसरे एटम्स के साथ भी बॉन्ड बनाता है। कार्बन इतना खड़ूस नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाए, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर वाला है, बहुत वर्सेटाइल नेचर है उसका। तो वो दूसरे एटम के साथ भी बॉन्ड्स बनाता है, और जो दूसरे एटम्स के साथ वो बॉन्ड्स बना रहा है ना, उनको हम हेटेरोएटम्स कहते हैं। और ये हेटेरोएटम्स कुछ ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं, और इसलिए हम अभी पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। और लेट मी चेक गाइज और कितना हमको पढ़ना है। इसके बाद हम होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। ये ऑक्सीडेशन, ओके, या थोड़ा और बाकी है, आई थिंक और हाफ एन आवर लग जाएगा, आई डोंट नो, पता नहीं कितना लगेगा, बट या वी विल ट्राई। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस मतलब होते क्या है? दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, यानी कि उनके लास्ट शेल में, यानी कि वैलेंस शेल में उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे एलिमेंट्स को हम हैलोजेंस कहते हैं। और उसमें से उनका फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला लिखते समय हम ऐसे उनका नॉर्मल जो नेम है उस एलिमेंट का, वही कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो भी हम देखेंगे ज़रूर। अब उनका प्रीफिक्स या फिर सफिक्स, इनका क्या लगता है? इनका प्रीफिक्स लगता है, ठीक है ना। प्रीफिक्स यानी कि जो मेन वर्ड है उसके पहले लगने वाला, तो इनका प्रीफिक्स लगता है। जिसकी क्लोरो, अगर क्लोरीन है तो फ्लोरो, फ्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमो फॉर ब्रोमीन, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रीफिक्स है वो लगते हैं। अब ज़रा देख लेते हैं ये लगते कहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पता है कि हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए रहता है अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए वो इजीली कार्बन के साथ जुड़ जाता है। और ये हैलोजेंस भी इसीलिए बहुत आसानी से कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं। वो अगर एंड में लगते हैं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमको। हम क्या कह देते हैं, जो भी एलिमेंट एंड में लग रहा है, जो भी हैलोजन लग रहा है, उसको ऐसे उसका प्रीफिक्स लग देंगे फ्लोरो, और जो भी है ये, अब इसको फाइंड आउट कैसे करना है? 2 कार्बन के एटम है, यानी कि इथ तो लगेगा ही, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है,
एन लगेगा तो इथेन, ठीक है ना। ये चीज़ भी हम लोग साथ साथ में सीख रहे हैं। हाइड्रोजन को गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है नेमिंग में, अब डायरेक्ट फ्लोरोइथेन, ठीक है ना। अब आप बोलोगे क्या होगा अगर वो बीच में लग जाए, तो जैसे हमने वो मिथाइल ग्रुप के साथ किया था ना, सेम वैसे ही होने वाला है, ठीक है ना। बट यहाँ पे मिथाइल ग्रुप के जगह हम क्लोरो लिख देंगे, मतलब क्लोरो सिर्फ क्लोरो ही नहीं, जो भी हैलोजन का ग्रुप है वो लिख देंगे। सो यहाँ पे ये आप देख रहे हो तो 1 2 3 4, ऐसे मैंने उल्टा क्यों किया, अगर मैं 1 2 3 4 करती तो वो 3 नंबर पे पड़ता, और 3 जो है 2 से बड़ा है तो हम छोटा वाला ही उठाते हैं ना। सो 2 हम लिखेंगे 2 क्लोरोब्यूटेन, देखो इस तरीके से 2 क्लोरो और ब्यूटेन, ठीक है ना। सो इस तरीके से हैलोजेंस तो बड़ी इजीली हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट है अल्कोहल ग्रुप। तो अल्कोहल ग्रुप में हम फॉर्मूला में क्या लगा देते हैं, OH लगा देते हैं, ठीक है ना, और इसका सफिक्स लगता है जो कि है ऑल, ठीक है। और अल्कोहल में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है इथेनॉल, तो ये कहाँ पे लगता है, सो ये भी जो है एंड में ही लगता है। सो इस तरीके से एक OH ग्रुप जो है लग तो जाता है, ठीक है ना। ऐसे हमने OH ग्रुप लगा दिया। अब बोलो मेरे पास ये है नहीं, मैं नेमिंग करना चाहती हूँ, तो कैसे करूँगी, 2 है, ठीक है, 2 कार्बन के एटम्स यानी कि इथ लिख दिया मैंने, ठीक है। और मैं नॉर्मल इसका नेम लिख रही हूँ, जो भी इसका एलिमेंट का नेम है वो लिख देती हूँ पहले मैं, इस तरीके से मैंने लिख दिया इथ, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है तो इथ एन। तो जब आप इसको नेमिंग करोगे ना ऑल के साथ, तो ये जो है हटा दोगे, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है हटा दोगे, ये वाला पार्ट हटा के यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पे मैं नॉल जो है फिट कर दूँगी OL, ठीक है। वैसे एन भी हटाने की ज़रूरत थी नहीं, तो आप OL जो है इस तरीके से फिट कर दोगे, वो बन जाएगा एक अल्कोहल ग्रुप, ठीक है ना। और सेम वही अगर ये बीच में लग जाए तो बीच में भी लग जाए तो उसी तरीके से नेमिंग हुई थी जैसे कि हैलोजेंस की हुई थी, और मिथाइल ग्रुप का जैसे हुआ था ना वैसे ही प्रोप एन टू ऑल। इसमें देखो हम अगर नॉर्मल होता, अगर मान लो यहाँ पे एंड में लगता, तो हम कैसे लिखते हैं उसको, प्रोप ए नॉल, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। अब क्या है, हम यहाँ से इसको तोड़ दे रहे हैं, ऐसे बीच से तोड़ दे रहे हैं, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, इस तरीके से हम इसको बीच से तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। बीच से तोड़ के जो भी नंबर पर वो ग्रुप लगा है वो नंबर ले रहे हैं और उसको बीच में बिठा दे रहे हैं। प्रोप, यहाँ पे नहीं तोड़ा हमने इसको, कहाँ से तोड़ा था हमने, यहाँ से तोड़ा था, ठीक है। तो प्रोपेन 2 नंबर पे है, 1 2 3, तो ये 2 पे ना, 2 ऑल, ठीक है, कलर विजिबल है नहीं तो या प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने अल्कोहल ग्रुप भी। अब एल्डिहाइड ग्रुप जो है हम देखेंगे। एल्डिहाइड ग्रुप में ये चीज़ आप हमेशा याद रखें कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है हमेशा एंड में ही लगता है, ठीक है, वो हमेशा एंड में ही आपका एल्डिहाइड ग्रुप लगता है, और इसका भी सफिक्स ही लगता है जो कि है AL, ठीक है, मिथेनल, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब जब ये लगता है ना तब ये O डबल बॉन्ड और ये H ऐसे एंड में लगता है, मतलब जितने भी आपके C है, मान लो आपकी n नंबर ऑफ सीज है, यहाँ पे मैंने डैश क्यों रखा है, क्योंकि जितने भी सीज होंगे वो इस तरीके से चलेंगे। अब कुछ कार्बन के एटम्स है यहाँ पे, और यहाँ पे एंड पे हम कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एल्डिहाइड यानी कि डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ये चीज़ हम हमेशा जो है याद रखेंगे। अब मिथेनॉल के केस में देख लीजिए, इसके पास 2 कार्बन के एटम्स है, ठीक है, 2 कार्बन के एटम्स है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अब हम इसके केस में देखते हैं, प्रोपेनॉल के केस में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रोपेनॉल में हमारे पास 3 कार्बन के एटम है, ठीक है, 3 कार्बन के एटम, उसके साथ ये है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, इसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड ग्रुप। तो इस तरीके से ये जो है लास्ट में लग गया। और अगर आप कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हुई क्या, तो हुई ज़रूर हुई है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे 2 सिंगल बॉन्ड है, यानी कि 4 जो है कंप्लीट हो चुके हैं, तो कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट है, इसको हम प्रोपेनॉल लिखेंगे जैसे कि आपको पता है। अब इथेनॉल का भी वही केस है, इथेनॉल में 2 कार्बन के एटम है और यहाँ पे एंड में लगता है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड यानी कि एंड, ये जो है ज़रूर याद रखना, ठीक है। ऐसे जो छोटी छोटी चीज़ें ये हमको बस याद होने चाहिए, ठीक है ना। अब कीटोन ग्रुप की बात करते हैं। एनसीईआरटी में इतने डीप में दिया नहीं है, बस नाम दे दिए, बट यहाँ हम लोग हर चीज़ डीप में जाएंगे और उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। अब कीटोन ग्रुप की हम बात कर लें तो ये हमेशा 3rd से स्टार्ट होता है। इसका आंसर आपको मिडिल सुनते ही समझ गया होगा, क्योंकि जब आप 1 कार्बन का एटम होगा आपके पास, तब क्या पॉसिबल है, वो बिल्कुल भी नहीं है। 2 कार्बन के एटम में कुछ
मिडिल वाला एटम कुछ हो सकता है। जब 3 कार्बन के एटम होंगे तभी एक मिडिल वाला जो कार्बन का एटम है वो पॉसिबल है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका नेमिंग। उससे पहले ये बीच में होता है ना, तो यहाँ पे और यहाँ पे मान लो कार्बन है, ठीक है, मान लो यहाँ पे और भी कार्बन है, तो जितने भी n नंबर ऑफ कार्बन इस वाले कार्बन के इस साइड और इस साइड हम मान के चलते हैं, ठीक है ना। बट बीच से एक डबल बॉन्ड जो है वो आ जाता है, ठीक है, और इसका सफिक्स क्या होता है 1, ठीक है, 1 नहीं बोलेंगे ओन, ऐसे कुछ भी बोल सकते हो आप। लिखने में तो हमको क्या जाता है, लिखने में हम अच्छे से लिखेंगे। अब प्रोपेन 2 1, अब ऐसा क्यों है देखेंगे अब हम। सो पहले हमने इस तरीके से 3 कार्बन के एटम्स ले लिए, 2 से पॉसिबल नहीं था, क्यों मैंने बता दिया है, बना के ही देख लो ना 2 से एक बार, अच्छे से कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं हम यहाँ पे जगह। सो एक बार 2 से अगर हम बनाएं तो इसमें बीच का कार्बन एटम में लगेगा ना, बट यहाँ पे बीच नंबर तो है ही नहीं, इसलिए मतलब ऐसे नहीं कि एग्जैक्टली मिडिल में लगना है, बट आजू और बाजू में कम से कम एक एक कार्बन एटम तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में लग गया आपका डबल बॉन्ड O, सिर्फ O लगता है, इसका 1 है, ठीक है ना, सफिक्स 1 है, तो इसका जो एलिमेंट लग रहा है वो भी सिर्फ और सिर्फ O है, ठीक है। एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड O और H, और इसमें कीटोन में जस्ट डबल बॉन्ड O जो कि मिडिल में लगता है, एंड में नहीं लगता। अब ये वाली बीच वाली कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो रही है अगर आप चेक करो तो इसकी नेमिंग भी सेम वैसे ही हो रही है, बस आपको प्रोप को तोड़ देना है और उसके बाद बीच में जितने भी नंबर पे ये लगा है 1 2 3, तो 2 पे ये लगा है ना O ग्रुप, कीटोन ग्रुप, तो उसको हम 2 नंबर यहाँ पे दे देंगे और 1, ठीक है, जो इसका सफिक्स लगना था वो। अब इसका देख लेते हैं ब्यूट का। अब यहाँ पे ये यहाँ पे भी लग सकता था, ठीक है, अब यहाँ पे 4 है ना, तो इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, इधर नहीं लग सकता और इधर नहीं लग सकता क्योंकि वो एंड्स हो जाएंगे ना। सो इधर अगर हमने लगाया तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से किया तो हम 2 वाला ही तो उठाने वाले है ना। सो ये डबल बॉन्ड O हमने बीच में लगा दिया और ब्यूटेन नहीं लिख देना, बस ब्यूटन लिखना है, जितने नंबर पे वो आ रहा है वो लिखना है और 1 लिखना है, ठीक है ना। नाउ बस लास्ट ग्रुप बाकी है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड में डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH आ जाता है। देखो यहाँ पे क्या था, एक बार समराइज करवा देते हैं। अल्कोहल में तो OH ग्रुप है, ये तो याद रहता ही है हमको, ठीक है ना, थोड़ा बहुत हमको छोटे में कुछ एडवांस में पढ़ा भी हो तो अल्कोहल में OH ग्रुप लगता है, ये थोड़ा बहुत पता होता है और वो याद भी रह जाता है। हम लोग कंफ्यूज किस में हो जाते हैं, इसमें एल्डिहाइड में, कीटोन में और कार्बोक्सिलिक में। तो एक बार समराइज कर लेते हैं कि एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H लगता है और कीटोन में सिर्फ O ही लगता है, ठीक है, सिर्फ डबल बॉन्ड O लगता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में डबल बॉन्ड O भी लगता है और OH भी लगता है, ठीक है, बट ये सिंगल में लगता है OH, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो इन दोनों का देख रहे हो ना आप, इन दोनों का मिक्सचर हो गया एक तरीके से। यहाँ पे ये वाला आपका हो गया कीटोन और यहाँ से मान लो आपका हो गया, मतलब OH है यहाँ पे, तो सिर्फ यहाँ पे तो H ही है, तो छोड़ लो, आप ऐसे याद रखो कि डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ H, ठीक है ना। और इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, जैसे कि मीथेन है तो उसके साथ OIC ओइक एसिड, तो मीथेन का ही ले लेते हैं, सिर्फ एक कार्बन का एटम, तो डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। इस कार्बन की वैलेंसी जो है कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से हाइड्रोजन मत लगाना, वो गलत हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। सो अब इस तरीके से हमने फंक्शनल ग्रुप्स कर लिए। इस पर हम और एक बार रिविजन सेशन करेंगे जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। होमोलोगस सीरीज, arrangement of similarly constituted compounds such that they have similar chemical properties and physical properties change gradually, ठीक है ना। सो होमोलोगस सीरीज में जो भी कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके एकदम सेम टू सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ग्रेजुअली चेंज होते जाते हैं। एक तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है सेम तो नहीं होते, है ना, ये तो आपको दिख रहा है, और एक पैटर्न में जो है ये चेंज होते जाते हैं ग्रेजुअली, ठीक है ना। अब इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। होमोलोग्स, अब होमोलोग्स क्या होते हैं, जो होमोलोगस सीरीज़ के मेंबर्स होते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं होमोलोगस सीरीज़ के, उन मेंबर्स को ही, उन कंपाउंड्स को ही हम होमोलोग्स कहते हैं, ठीक है ना। बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ कंपाउंड। सेम क्लास ऑफ कंपाउंड से मेरा क्या मतलब है, जिसके हमारे पास एल्केन्स हैं, ठीक है ना। सो ये सारे एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं, एल्काइंस हैं, ठीक है, ये एक क्लास ऑफ कंपाउंड हो गया, इसके सारे जो मेंबर्स हैं वो होमोलोग्स कहलाएंगे। ये क्लास ऑफ कंपाउंड्स हो गए, इनके जो मेंबर्स हैं ये भी होमोलोग्स कहलाएंगे। और
ये भी एक क्लास ऑफ कंपाउंड हो गया, इसके मेंबर्स भी होमोलॉग्स ही कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि दे ऑल हैव अ जनरल सेम फॉर्मूला, ठीक है, उनका जनरल फॉर्मूला जो है सेम होता है। जैसे कि आप एल्केन से क्यों ना उठा लो, आप एक बार एल्केन से उठा लो, एल्केन से उठा लोगे तो उनका जनरल फॉर्मूला तो सेम रहता है सारे एल्केन्स के लिए। क्या है वो, एक बार याद कर लेते हैं। यही था ना, देखो मुझे भी याद हो गया, ठीक है ना, तो आपको भी अच्छे से याद हो जाएगा। तो एल्केन्स करके नहीं, एल्केन्स का भी सारे एल्केन्स का सेम जनरल फॉर्मूला होता है, और सेम विथ एल्काइन, सारे एल्काइंस का भी सेम जनरल फॉर्मूला होता है। एंड ये टू कॉन्सिक्यूटिव होमोलॉग्स डिफर बाय CH2 ग्रुप। ये कैसे, एक बार देख लेते हैं। हम एल्केन्स उठाते हैं, ठीक है, एल्केन्स उठाते हैं, उसमें हम मीथेन और इथेन को देखते हैं अभी के लिए, ठीक है। मतलब ये समझाने के लिए सबसे इजी पड़ता है, इसलिए मैं ये उठा रही हूँ। अब मीथेन का फॉर्मूला CH4, कौन नहीं जानता। इथेन का फॉर्मूला C2H6, ठीक है ना। तो C2H6 जो है आपका इथेन का फॉर्मूला बन गया। अब अगर आप एक बार इनके एटम्स गिनो, पहले कार्बन का डिफरेंस देखो, तो यहाँ पे एक कार्बन बढ़ चुका है, ठीक है ना, तो एक कार्बन बढ़ गया, एक C लिख देते हैं हम। हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन बढ़ चुके हैं, तो CH2, यानी कि आप चाहे कौन सा भी होमोलोगस सीरीज उठा लो, उसमें CH2 के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा। तो CH2 से वो डिफर करते हैं, यानी कि हर बार एक CH2 और एक बार और एक CH2 ऐसे बढ़ते जाते हैं। आप एक बार चेकआउट कर लेना, अगर आपको अच्छे से नहीं समझ रहा तो एक बार जो भी सीरीज़ है ना, उसको एल्केन्स के सीरीज़ को एक बार अच्छे से देख लेना, फिर आपको समझ जाएगा। एंड मास डिफर बाय 14 यूनिट्स, इसका क्या मतलब है? अरे करके ही देख लेते ना, मतलब समझना है तो करके देख लेना है, ठीक है। तो CH4 और C2H6 का ही हम मास देखते हैं, ठीक है। तो CH4 का मास कितना होगा? ये कार्बन का मास तो 12 होता है, और इसका 4, यानी कि 16 इसका हो गया, और इसका हो जाएगा ये 24 और ये 6, यानी कि इसका 30। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है? 14, एंड यू गेट योर आंसर, ठीक है। सो इन होमोलॉग्स के मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस हमेशा 14 आएगा। मतलब अगर आपको नेक्स्ट टाइम इसका चाहिए C3H8 का आपको मॉलिक्यूलर मास चाहिए, तो आप बस 14 ऐड कर सकते हो एंड यू गेट योर मास। आपका मास नहीं, इसका C3H8 का, यानी कि प्रोपेन का आपको मास मिल जाएगा, जो कि है 44, ठीक है ना। इस तरीके से अच्छे से आपको ये भी क्लियर हो ही गया होगा। नाउ नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कि किस तरीके से उनकी नेमिंग होती है, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे होती है, ये चीज़ हम इसमें देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। अ कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम्स वुड हैव द नेम प्रोपेन, ठीक है। इन्होंने तो डायरेक्ट एन भी लगा दिया, बट मैं स्टार्टिंग से क्या बोलते आ रही हूँ, सबसे पहले कार्बन के एटम्स गिनने हैं, जितने भी कार्बन के एटम्स है उसके अकॉर्डिंग आपको मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट ऐसे लगाने, और उसके बाद आपको उनके बीच का बॉन्ड देखना है, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाओ, डबल बॉन्ड है तो ईन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ठीक है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, इट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ द कंपाउंड विथ आइदर प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। या तो आप प्रीफिक्स लगाते हो फंक्शनल ग्रुप के लिए, या तो सफिक्स लगाती हो। तो प्रीफिक्स तो सिर्फ हैलोजेंस के केस में लगता है, और सफिक्स तो बाकी सारे जो भी फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है उनमें लगता है। And if the name of the functional group is to be given as a suffix, and the suffix of the functional group begins with vowel A, E, I, O, U, then the name of the carbon chain is modified by deleting the final E and adding the appropriate suffix. For example, 3 carbon chain with ketone group would be named as the following manner, which is propone, ठीक है। इसको समझने के लिए मान लो आपके पास कोई कार्बन ग्रुप है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास, और उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लग रहा है, ठीक है। मान लो कीटोन फंक्शनल ग्रुप ही लग रहा हो, ठीक है, कीटोन ही लग रहा हो फंक्शनल ग्रुप, उसका सफिक्स जो है, कीटोन की बात नहीं कर रही मैं, इसका सफिक्स जो है 1 होता है, ठीक है ना। मैं तो 1 बोलती हूँ, ओन भी आप बोल सकते हो। तो अगर उसका सफिक्स का फर्स्ट लेटर AEIOU यानी कि वॉवल्स में से कुछ है, तो आप जो भी आपका, मान लो प्रोपेन की हम बात कर रहे थे ना, प्रोपेन, तो ई तो लगना ही है, चाहे वो ईन हो या आइन हो। तो लास्ट में तो हर एक कार्बन कंपाउंड के बीच लास्ट में ई आता है, तो ये ई को हम हटा देते हैं और ये सफिक्स लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही गंदा दिख रहा है ये, मैं अच्छे से दूसरा कलर लेके आपको बता देती हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो। क्लियर हो गया तो यू कैन स्किप दिस पार्ट, ओके। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द एग्जाम्पल प्रोपेन, ठीक है। ये नाम है मेरा, ठीक है, मेरा नहीं, प्रोपेन का।
तो इसकी फॉर्मूला क्या है, C3H8। तो प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8 और हमने इसमें लगा दिया कीटोन ग्रुप। ठीक है, कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है और इसका सफिक्स है 1, ठीक है ना, ओन भी कह सकते हैं। अब वो लोग क्या कह रहे हैं, इसका सफिक्स का फर्स्ट लेटर जो है, इसका स्टार्टिंग जो है अगर वॉवल से स्टार्ट होता है तो आप ये जो आपका जिसमें भी वो लग रहा है वो जो कार्बन कंपाउंड है, जैसे कि इस केस में प्रोपेन है, इस प्रोपेन में से ये फाइनल वाले ई को आप निकाल देते हो। ठीक है, निकाल के क्या करती हो, ये जो इसका सफिक्स है वो यहाँ पे बिठा देती हो। तो हम कैसे बिठाएंगे, कुछ इस तरीके से हम एन तक लिखेंगे और उसके बाद इसका सफिक्स लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है नेमिंग कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। जो बात स्टार्टिंग में होनी चाहिए थी ना, वो बात को इन्होंने लास्ट में कहा है। द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड देन द फाइनल एन इन द नेम ऑफ कार्बन चेन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एन और आइन एज गिवन इन द टेबल 4.4। यहाँ पे वही क्या है जो मैंने बात आपको स्टार्टिंग में बताई थी ना, वो बात इन्होंने बस लास्ट में बताया है। अब हम आ जाते हैं द मेन थिंग, नॉट द मेन थिंग एक्चुअली, एवरीथिंग इन दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट, बट क्या अच्छे टॉपिक पे अब हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स के क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। सबसे पहला है कंबशन। कंबशन कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो हम पहली बार सुन रहे हैं, कंबशन इससे पहले भी हमने सुन रखा है, कर भी रखा है। क्या होता है कंबशन के अंदर, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जनरली गिव CO2 हीट एंड लाइट। ठीक है, CO2 के साथ हीट और लाइट भी रिलीज होते हैं। जैसे कि आपने ले लिया कार्बन को बर्न किया आपने, तो CO2 तो रिलीज होगा ही होगा, उसके साथ साथ हीट और लाइट होगा। ठीक है, अगर आपने अल्कोहल को बर्न किया, स्पेशली अगर मैं बोलूँ इथेनॉल को बर्न किया, तो CO2 तो रिलीज़ होगा ही होगा, उसके साथ वाटर भी रिलीज़ होगा और हीट एंड लाइट। ठीक है, और अगर आप मीथेन को क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो, तो उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड तो मेन है, CO2 हर में रिलीज़ हो रहा है, उसके साथ वाटर भी रिलीज़ होगा और हीट एंड लाइट भी। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैंने और कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिखा है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Saturated hydrocarbons when burned blew clean flame due to sufficient amount of oxygen present which gave rise to complete combustion। तो complete combustion कौन करवाता है, complete combustion saturated hydrocarbons करवाते हैं। And you know saturated hydrocarbons होते क्या, saturated hydrocarbons alkanes होते हैं। ठीक है, जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड लगाई होती है, ठीक है, लगी होती है। ठीक है, सो ये एल्केन्स जो है कंप्लीट कंबशन करवाते हैं हमेशा। कंप्लीट कंबशन करवाने की वजह से ब्लू क्लीन फ्लेम निकलता है। ठीक है ना, और कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो उतना ज़्यादा पोल्यूशन भी होगा नहीं। बट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब उनको बर्न किया जाता है तब येलो सूटी फ्लेम निकलता है, ब्लैक स्मोक निकलता है। सो ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच राइज टू इनकम्प्लीट कम्बशन। ठीक है, और कम्बशन ऑफ केरोसिन में आप देख लो, जब केरोसिन को आप बर्न करोगे तो ब्लू फ्लेम निकल रहा है। ठीक है, एंड बेंजीन और नैप्थलीन को भी आप जब बर्न करते हो तो सूटी फ्लेम विद ब्लैक क्लाउड्स। हाँ, आपको मान लेते हैं आपको केरोसिन के बारे में कुछ नहीं पता और मैंने जस्ट आपको बता दिया कि इसके अंदर से ना ब्लू फ्लेम निकल रहा है, बड़ा अच्छा क्लीन है वो फ्लेम, ऐसे आपको मैंने बता दिया। और आपसे पूछा कि क्या ये अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड, तो आप क्या बोलोगे, येस दिस इज सैचुरेटेड। आपको विदाउट एनी नॉलेज केरोसिन के बारे में, आपने जस्ट ये देखकर कि इसका फ्लेम कैसे निकल रहा है उससे आपने ये बता दिया कि ये सैचुरेटेड है। और इसी तरीके से इसका सूटी फ्लेम, ब्लैक क्लाउड्स, इसको देख के आपको ये समझ गया कि ये है अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो ये भी हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं फॉर कोल एंड पेट्रोलियम। जब कोल और पेट्रोलियम को बर्न करते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता ही होता है, उसके साथ साथ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच कॉज पोल्यूशन। ठीक है ना, ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन है ना, ये बड़े ही गंदे होते हैं, लाइक SO2 एंड NO2। ये उतने अच्छे नहीं होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, अपने एटमॉस्फेयर के लिए, इसलिए ये जो है पॉल्यूशन कॉज करते हैं। अब ये जो चीज़ है वाई डू सब्सटेंसेस बर्न विद और विदाउट फ्लेम, येलो बॉक्स में दिया था, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है वो तो मैं नहीं कहूँगी, बट या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार नज़र मार लेना अच्छी बात है। और उसमें से जो मुझे पॉइंट नोटेबल लगा उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कोई भी सब्सटेंस फ्लेम के साथ या फ्लेम के बिना बर्न कैसे होती है उसको बताने के लिए हमको उसकी वेपराइजिंग कंडीशन जानना होगा। अगर कोई सब्सटेंस वेपराइज होती है ऑन बर्निंग तो वो फ्लेम प्रोड्यूस करती है,
और अगर वो वेपराइज नहीं होती है तो वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। कोल जो है डेड एंड डिकेइंग मैटर अंडर द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के नीचे जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है उससे हमारा कौन बनता है, कोल बनता है, ठीक है ना। और डेड एंड डिकेइंग मैटर अंडर द सी, ठीक है, सी के नीचे जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है उससे हमारा पेट्रोलियम बनता है। इतना अच्छे से हो गया। नाउ ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट हमारा वो है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसको हमने चैप्टर 1 में भी अच्छे से पढ़ रखा है। और चैप्टर 1 का वन शॉट नहीं देखा, जाओ देख लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप चैप्टर 1 को वन शॉट में कंप्लीट कर सकते हो। जस्ट 40 मिनट्स के अंडर कुछ था, तो आप अच्छे से उस चैप्टर को भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब सब्सटेंस एबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऐसे महान दादा जो दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीजन ऐड करने में हेल्प करवाते हैं, वो उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। और उनमें से कुछ स्ट्रॉन्ग और अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है KMnO4 एंड K2Cr2O7 विच आर पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। नाउ एक बार हम ये ऑक्सीडेशन कैसे होता है देख लेते हैं। अल्कोहल, स्पेशली अल्कोहल बोलते ही हम लोग इथेनॉल लेते हैं। सो जनरली इथेनॉल जिसका फॉर्मूला है CH3C2OH, ठीक है, CH3C2OH, उसके साथ ऑक्सीजन यानी कि उसको बर्न किया गया है और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तब क्या बन रहा है, तब इथेनोइक एसिड बन रहा है, यानी कि जिसके साथ अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ था अब उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग गया है, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप जो है लग गया है, मतलब अल्कोहल को जब आप बर्न करते हो तो वो एसिड में चेंज हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप अल्कोहल को बर्न कर रहे हो तो वो एसिड में चेंज हो जाता है। तो हम देखते हैं एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रिएक्ट विद अदर एटम्स टू गिव सिंगल सैचुरेटेड प्रोडक्ट, यानी कि अनसैचुरेटेड जो है सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहे बाय द ब्रेकिंग ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। आपको भी पता है कि अनसैचुरेटेड यानी कि उनके बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो उसको हमने क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, तब वो किस में चेंज हो जाएंगे, सैचुरेटेड में, ठीक है ना। ये ओनली इन अनसैचुरेटेड होगा क्योंकि वही तो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो सकते हैं, है ना। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इथीन का, ठीक है। इथीन के बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, ठीक है ना। मान लेते हैं हमारे पास बनने वाला था इथेन, ठीक है। मान लेते हैं कि ये मेरा कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि इथ तो मैंने लिख दिया, और मैं क्या बनाने वाली थी, इथेन बनाने वाली थी, ठीक है, इथेन बनाने वाली थी। बट हुआ क्या, सिर्फ मेरे को 2 ही हाइड्रोजन मिल पाए, ठीक है। बट अपने वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन को कितने एटम्स चाहिए, कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए एक को, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से होना चाहिए था इथेन का स्ट्रक्चर, पर ये 4 की कमी हो गई, ठीक है ना। इस कमी की वजह से कार्बन ने क्या कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं क्या कर लेता हूँ, अपने बीच में ही डबल बॉन्ड बनवा लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से इथीन बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, इथीन बन गया, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हमारा बन गया इथीन। यहाँ पे और एक, ठीक है। सो इस तरीके से इसका 4 कंप्लीट हो चुका है। इस वाले कार्बन एटम का कुछ इस तरीके से और इस वाले कार्बन एटम का कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या बना दिया, इथीन बना दिया। अब इसको हमने 2 हाइड्रोजन दे दिए, तो इथीन क्या करेगा, अपना पुराना वो उससे स्टार्ट हो जाएगा, वो सोचेगा अच्छा मेरे पास तभी 2 हाइड्रोजन की कमी हो रही थी, अब वो 2 हाइड्रोजन मुझे मिल रहे हैं, तो मैं क्या कर लेता हूँ, जो बनने वाला था मैं वही बन जाता हूँ। तो इसको हमने निकल एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कोई भी रिएक्शन को ना और भी स्पीड कर देते हैं, ठीक है ना। तो जो भी रिएक्शन हो रहा है उसको स्पीड करने में कैटलिस्ट हेल्प करते हैं, उसमें से एक है निकल। तो निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमने इथीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया, तो वो बन गया इथेन, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड था उन्होंने तोड़ लिया वो, और वो 2 हाइड्रोजन जाके यहाँ पे फिट हो गए, ठीक है। एडिशन रिएक्शन आई होप आपको क्लियर है। अब हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। हाइड्रोजनेशन कैसे होता है, जो वेजिटेबल ऑयल है वो अनसैचुरेटेड होता है बेसिकली, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वेजिटेबल ऑयल, उसमें हमने H2 ऐड करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन कैटलिस्ट, वो वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है जो कि सैचुरेटेड होता है, इसी को हम वनस्पति घी भी तो कहते हैं। तो ये वेजिटेबल ऑयल से किस में कन्वर्ट हो गया, वेजिटेबल घी में, थ्रू द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। अब कंज्यूम करने के लायक कौन सा है, आप वेजिटेबल ऑयल कंज्यूम करोगे तो हेल्दी है या फिर वेजिटेबल घी कंज्यूम करोगे तो हेल्दी है। तो मैं कहूँगी कि
सारे लोग कहेंगे वेजिटेबल ऑयल ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये अनसैचुरेटेड होता है, तो इसके बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक करने में बड़ा आसानी होता है, और ये सैचुरेटेड के बॉन्ड्स टूटते नहीं हैं और फिर बॉडी में जाके वो प्रॉब्लम पैदा करते हैं। इसलिए हमको वेजिटेबल ऑयल ही कंज्यूम करना चाहिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? व्हेन एन एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर इक्विवेलेंट एटम। ठीक है ना, कोई भी मॉलिक्यूल है आपके पास या फिर कोई भी हाइड्रोकार्बन है, उसमें से आप किसी भी एटम को रिप्लेस करोगे एक इक्विवेलेंट एटम से, यानी कि जो आपने रिप्लेस किया वो उस एटम के बराबर होता है जिससे आपने रिप्लेस किया। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे मैंने ले लिया मान लो क्लोरीन है, तो ये दोनों इक्वल होंगे एक तरीके से, दोनों का वैलेंसी या फिर इक्वल होगा। ठीक है ना, तो दोनों वहाँ पे जाके सेम तरीके का बॉन्ड ही बनाएंगे। तो ऐसे जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो एक के प्लेस को दूसरे से, उसी को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ही समझ आएगा। तो मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, CH4 मीथेन है। ठीक है, इसको हमने Cl2 यानी कि क्लोरीन, ठीक है ना, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हुआ क्या, ये क्लोरीन जो है इस हाइड्रोजन के पास चला जाता है और ये हाइड्रोजन जो है इस क्लोरीन के पास आ जाता है। ठीक है ना, ये क्लोरीन ने हाइड्रोजन को वहाँ से हटा दिया और ये हाइड्रोजन आके यहाँ पे बैठ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या बन गया, क्लोरोमीथेन। ठीक है, और आपको भी पता है क्लोरोमीथेन इसका नाम कैसे बना है ना, हमने फंक्शनल ग्रुप्स के टाइम पे पढ़ा था कि कोई हैलोजन, क्लोरीन एक हैलोजन ही है। हैलोजन अगर लगता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर तो एक प्रीफिक्स लगता है तो उसके नाम से ही लिया जाता है। जैसे कि क्लोरीन है तो क्लोरो, और जो भी वहाँ पे मॉलिक्यूल पहले था मीथेन, ठीक है, क्लोरोमीथेन बन गया। और यहाँ पे जो है HCl, ठीक है, HCl एसिड आपको पता है, HCl बन गया। ठीक है, और एक बार हमने ऐसे ही कंटिन्यू होने दिया इसको, तो अब ये वाला जो क्लोरीन है इसने वापस इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, इसको रिप्लेस कर दिया और वहाँ पे जाके 2 क्लोरीन बन गए और वापस अगेन हाइड्रोजन ही बनेगा। ठीक है, आई मीन HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। एंड वापस आपने नेक्स्ट टाइम भी यही होने दिया, तो इस बार 3 क्लोरीन लग जाएंगे और एक HCl बन जाएगा वापस। और इन सबको हम, ये क्लोरोमीथेन था, इस बार 2 क्लोरो है तो डाइक्लोरोमीथेन, और इस बार 3 है तो इसको हम ट्राइक्लोरोमीथेन कहते हैं और क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। क्लोरोफॉर्म नाम बिल्कुल भूलना नहीं है, ये याद रखना है हमको। ट्राइक्लोरोमीथेन को ही हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। और इस बार क्या कर दिया हमने, पूरा ही, ठीक है, इस बार हमने पूरा ही हाइड्रोजन को हटा दिया, चारों के चारों कार्बन के साथ क्लोरीन लगे और HCl बन गया, तो इसको हम टेट्राक्लोरोफॉर्म कहते हैं, टेट्राक्लोरोफॉर्म जो है कहते हैं। ठीक है ना, अब हाउ डू अल्कोहल इफेक्ट लिविंग बींग्स, और उसमें से ह्यूमंस का कैसे होता है। तो अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपने अल्कोहल कंज्यूम कर लिया तो लिवर डैमेज, ब्लड विजन, इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर, चांसेस ऑफ किडनी फेलियर और वॉमिटिंग, ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है ना, एंड नाउ सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। अब धीरे धीरे हम चैप्टर के एंड में आते जा रहे हैं, तो अब क्या है, सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, उसमें हैं इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। ठीक है, और एल्कोहल बोलते ही हमारे पास इथेनॉल आता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारा इथेनोइक एसिड है। अब इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या अंतर है और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या अंतर है वो भी हम देखेंगे अच्छे से। यहाँ पे हमने टैब्लो फॉर्म में इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफ्रेंशिएट किया है। तो इथेनॉल जो है, जिसके साथ यानी कि इथेन के साथ जब आप ऑयल ग्रुप यानी कि अल्कोहल ग्रुप लगा देते हो तो वो बनता है। तो ये इथेनॉल जो है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, और ये सारे अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो भी आपके पास अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं उसमें यूज़ होता है, और ये वाटर सोल्यूबल होता है और ये मेडिसिन में भी यूज़ आता है। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड देखें तो कॉमनली इसको एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। तो इथेनोइक एसिड को कॉमनली क्या कहते हैं ये भी हमको पता होना चाहिए, उसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। 5% ऑफ एसिटिक एसिड रेस्ट वाटर इज कॉल्ड विनेगर। ठीक है, बस इस एसिड का जस्ट 5% लेके, ठीक है, 5% क्या लिया है मैंने, एसिटिक एसिड लिया है, और रेस्ट पूरा मैंने क्या लिया है, वाटर लिया है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम विनेगर कहते हैं, जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। तो जस्ट 5% भी इतना ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसका पूरा ले लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 290 केल्विन है, हेंस ऑफन फ्रीजर्स ड्यूरिंग विंटर्स। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 290 केल्विन होने के वजह से ये जो है बहुत ही जल्दी फ्रीज़ हो जाता है, और विंटर्स में इसलिए फ्रीज़ हो जाएगा। तो
उसको जो फ्रीज हुआ है उसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल विद डिफरेंट सब्सटेंसेस, इथेनॉल कैसे रिएक्ट करता है, इथेनॉल सोडियम के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। अब इथेनॉल का फॉर्मूला है CH3 + CH2 + OH, ठीक है। OH का ग्रुप तो लगना ही है ना, इसलिए नाउ ये जो सोडियम है ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, यहाँ का हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे ये सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा। ये नाम जो है हमको याद रखना है, ये क्या बन गया, सोडियम इथॉक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करवा दिया, ठीक है। एंड रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ये जो है इथेनॉल को हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट किया तो होता क्या है, ये जो यहाँ पे हम जूम करते हैं एक बार, तो जब हमने हीट किया तो ये वाला H और ये वाला OH जो है अलग हो जाते हैं, ठीक है। H मतलब यहाँ से ही निकलना है करके कुछ है नहीं, बट ये दो H, एक H और एक OH ग्रुप अलग हो जाता है जो जाके बना लेता है वाटर, ठीक है। वाटर बना लिया, H2O बना लिया, तो अब बचा क्या है, बचा है CH2, ठीक है, CH2 और ये भी CH2 है, ठीक है, CH2। अब ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे क्योंकि यहाँ से ये दो लोग हट गए ना, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये दोनों बना लेते हैं डबल बॉन्ड। तो हुआ क्या यहाँ पे, ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड जो है प्रेजेंट है, ठीक है। अब दिस रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन एंड H2SO4 इज एक्टिंग एज डिहाइड्रिंग एजेंट, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेशन क्यों कहा है, क्योंकि वाटर हट रहा है ना यहाँ से, वाटर जब हट रहा है तो ह्यूमंस के अंदर भी जब वाटर सफिशिएंसी हो जाती है या फिर वाटर निकल जाता है तो हम डिहाइड्रेशन ही कहते हैं, तो मॉलिक्यूल के केस में भी वही है। अब अल्कोहल को फ्यूल के जैसे कैसे यूज़ किया जा रहा है, ये भी येलो बॉक्स वाला मैटर नहीं है। व्हेन शुगर केन सोल्यूशन इज हीटेड एंड कूल्ड, शुगर क्रिस्टल्स एंड मोलासेस इज फॉर्म, ठीक है। शुगर केन सोल्यूशन, ठीक है, शुगर केन सोल्यूशन को पूरा सैचुरेट कर दिया, ठीक है, बहुत सारा शुगर केन सोल्यूशन बना दिया और उसको सैचुरेट कर दिया और उसको हीट कर दिया और उसके बाद वापस कूल कर दिया, तो जो शुगर क्रिस्टल्स बनते हैं, बनेंगे ही उसके साथ, ठीक है, शुगर क्रिस्टल्स बनते हैं और ये मोलासेस बनता है। और ये मोलासेस क्या होता है, लेफ्ट ओवर शुगर सिरप होता है, ठीक है ना। अब ऐसे नहीं कि पूरा ही गन्ने का जो वो है क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ बच जाएगा ना, ये लेफ्ट ओवर शुगर सिरप होता है जिसको फ्यूल जैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। नाउ हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड देखते हैं। तो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ अ ईस्टर होता है। तो पहली बात, इथेनोइक एसिड का C2H5OH, ठीक है, नॉट इथेनोइक एसिड, इथेनॉल का C2H5OH है। अभी मैंने क्या बोला था यहाँ पे इस वाले उसमें कि इसका फॉर्मूला है CH3CH2OH। तो इसको आप मान लो ये है मेरा CH3CH2OH, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो H कितने हैं, 5 है, तो C2H5, ठीक है, 2C ये और ये 5H, तो C2H5 और ये OH, तो एक तरीके से ये इथेनॉल ही है। ये भी मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये भी डाउट काफ़ी लोगों का आता है एंड आई डोंट वांट कि किसी के पास कोई डाउट बाकी होना चाहिए इस लेक्चर के बाद। सो CH3COOH ये फॉर्मूला होता है किसका, हमारे इथेनोइक एसिड का, ठीक है। अब इसको हमने मतलब जब आप अल्कोहल को यानी कि इथेनॉल को इथेनोइक एसिड के साथ यानी कि एसिटिक एसिड के साथ जब आप रिएक्ट करवाते हो तो वाटर बनता है। और वाटर कैसे बना, ये जो है इसका OH और इसका H जो है अलग हो जाते हैं और अलग जाके बना लेते हैं वाटर, ठीक है। और बचता क्या है, जो बचता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। क्या बचा, CH3, नॉर्मली क्या है वैसे लिख लेते हैं हम, C2H5 है, CH3 है और CO है, इसी को मॉडिफाई करके यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, CH3COOH और उसके साथ COOC2H, ठीक है। यह है हमारा ईस्टर, ठीक है। जब आप इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को रिएक्ट करवाते हो तो क्या बनता है, तब ईस्टर बनता है और इसी को ईस्टर्स को ही यूज़ किया जाता है परफ्यूम्स में, क्योंकि ये स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं। तो ये जब रिएक्शन भी चल रहा होगा ना लैब में तो एक अच्छी सी खुशबू आएगी, सो हम लोग उसी को परफ्यूम्स में यूज़ करते हैं।
अब रिएक्शन विथ मेटल्स भी देख लेते हैं इथेनॉइक एसिड का। तो CH3COH को मैंने Na के साथ रिएक्ट किया तो ये जाके यहाँ पे बैठ जाएगा, है ना, जैसे उसके केस में हुआ था। तो सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया तो सोडियम एसीटेट बना और हाइड्रोजन निकल गया। बेस के साथ रिएक्ट करवाया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये एक तरीके से एक एसिड, एसिटिक एसिड है। तो ये जब बेस के साथ रिएक्ट करवाता है हम करते हैं, तो जैसे नॉर्मल एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर, तो वही बना, ठीक है। और सोडियम एसिटेट एक सॉल्ट ही है, एक टाइप ऑफ सॉल्ट है। एंड रिएक्शन विथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, तो कार्बोनेट यहाँ पे हम बाइकार्बोनेट यानी कि हाइड्राकार्बोनेट ले रहे हैं। सो इस केस में ये दोनों एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, ये दोनों अपने प्लेसेस को एक्सचेंज कर लेते हैं और उसके बाद वापस क्या कहते हैं उसको, सोडियम एसिटेट बनता है और H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड। इस तरीके से हमने इनका भी डिफरेंस देख लिया। नाउ बस लास्ट टॉपिक बाकी है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, एंड इसके बाद चैप्टर हमारा खत्म। सोप, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैज़ क्लेंजिंग प्रॉपर्टी। तो सोप ऐसा एक सब्सटेंस होता है जो, पहली बात तो सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट होता है जो कि जुड़ा होता है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का तो सिर्फ ऐसा होता है ना, अब आप बोलोगे कि आर क्या है, तो आर यानी कि n नंबर ऑफ कार्बन के एटम्स जो इसके साथ लगे हुए। तो कॉमन एग्जाम्पल सोप का क्या होता है, कॉमन एग्जाम्पल होता है C17H35COONA, ठीक है, यानी कि ये सोडियम का सॉल्ट है, ठीक है, सोडियम का सॉल्ट है। तो सोडियम स्टीयरेट यानी कि इसमें जितना लंबा जो आपका चेन होता है ना उतना अच्छा उसका क्लेंजिंग प्रॉपर्टी होता है। तो इसलिए यहाँ पे है कार्बन के 17 एटम्स और उसके बैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन के 35 एटम्स, ठीक है, कितने 35 एटम्स, और उसके साथ साथ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप विथ सोडियम, ठीक है। अब ये है ईस्टर, ठीक है, ईस्टर को अगर हमने किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो ऐसा कुछ बनता है और ये इथेनॉल बनता है, ठीक है। ऐसा कुछ, ये कुछ है नहीं, यही है सोप, और इसीलिए हम इसको सपोनिफिकेशन कहते हैं। नो, आपको ये पहली बात, ये ईस्टर कैसे हुआ, ठीक है। अभी अभी हमने एक रिएक्शन देखा था ऊपर, ठीक है, यहाँ पे जो है इस तरीके का बन गया था मेरा ईस्टर। इसमें हमने ये CO और R डैश लगाया ना, ये n नंबर ऑफ कार्बन के और हाइड्रोजन के एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने एक बेसिक एग्जाम्पल लिया है ईस्टर का, ठीक है। और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक होता है सोप, ठीक है। सोप ये CO यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, Na मतलब कोई तो सोडियम या फिर पोटेशियम में से कोई एक लगा तो यहाँ पे Na लगा है, और ये R यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन के एटम्स, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम सपोनिफिकेशन कहते हैं, यानी कि द रिएक्शन ऑफ ईस्टर विद अ बेस इज नोन एज सपोनिफिकेशन। जब आप ईस्टर को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हो तो सोप बनता है। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया ईस्टर, ठीक है, ये क्या है, ईस्टर है। और कितने ईस्टर हमने लिए, 3 ईस्टर ऐसे लिए, तो इसको हम ट्राई ईस्टर कहेंगे। इसको 3 NOH के साथ हमने रिएक्ट करवाया तो हमको इस तरीके का सोप मिला, और उसके साथ साथ ये कुछ मिला जो कि है इथेनॉल, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं हाउ इट क्लीन्स थिंग, हाउ इट फॉर्म्स से ज़्यादा हाउ इट क्लीन्स जो है ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ये तो इतनी बड़ी लंबी चेन है, अब हम ऐसे कार्बन 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 बनाते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और वो उतना अच्छा भी नहीं लगेगा। तो उसके लिए हमारे साइंटिस्ट लोगों ने ये वे निकाला, एक तरीके से ये कैटरपिलर जैसे लग रहा है या फिर जो भी एनिमल का आप नाम लेना चाहते हो। सो ये जो है इसके डॉट्स में जो भी है वो कार्बन के एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये सारे जो डॉट स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये है कार्बन के एटम्स, और इसके स्टार्टिंग में यानी कि हेड में जो लगा है सोडियम और अपना कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, ठीक है ना। ये सोडियम पॉजिटिव है और ये जो है नेगेटिव, ठीक है। और इसके बारे में हम एक चीज़ देखेंगे कि इसका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर में जो है अच्छे से रह पाता है, यानी कि एक तरीके से आप नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूँ तो ये पानी से डरता है नहीं, ठीक है, पानी से प्यार करता है, ठीक है, पानी से जो है बिल्कुल भी डरता नहीं है। बट ये जो टेल है ये जो है हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि पानी से डरता है। और नॉन पोलर, पोलर ये क्योंकि इसमें चार्जेस होते हैं, और नॉन पोलर क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज है नहीं, ठीक है ना। अब मेन बात पर ये क्लीन कैसे करता है, तो ये जैसे ही मतलब ये जो स्ट्रक्चर हमने देखा था ना, ये जैसे ही पानी में जाता है तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है, ठीक है,
इस तरीके से बन जाता है, यानी कि जो भी ये सारे चार्जेस है वो दूर दूर में हो जाते हैं और ये नॉन पोलर सारे पास में आ जाते हैं कुछ इस तरीके से। और जैसे ही कोई इसको हम सोप मिसल कहते हैं बाय द वे, जो भी ये स्ट्रक्चर बना है इसको हम सोप मिसल कहते हैं। और जैसे कोई डर्ट पार्टिकल इनको दिखता है, ठीक है ना, ये डर्ट पार्टिकल को ये लोग ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। और जब आप वाटर से रिंस करते हो तो ये मिसाइल भी निकल जाता है और डर्ट पार्टिकल भी निकल जाता है, इस तरीके से वो क्लेंस कर देता है। और ये जो सोप मिसल बनाता है ना, ये कोलाइडल होता है, यानी कि वाटर में जो है अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है, दिखता नहीं। बट ये नॉर्मल वाटर के लिए, हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, ठीक है, जो जब रिएक्ट करते हैं, मतलब जब ये सोप उसमें जाता है और डर्ट के साथ ऐसा ही सेम टू सेम करने की कोशिश करता है, तब क्या हो जाता है, ये Ca जो है Na को रिप्लेस कर देता है, ठीक है, Na को रिप्लेस करके स्कम बना देता है, ठीक है। स्कम बना के वो जो स्कम बनता है वो इंसॉल्युबल होता है, यानी कि वो प्रेसिपिटेट होता है, जो क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज अच्छे से शो नहीं कर पाता, ठीक है ना। अब हम देखते हैं डिटर्जेंट्स। जब हमारे पास सोप्स थे तो डिटर्जेंट्स क्यों बनाए हम, तो डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, सोपलेस सोप्स होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये सोप जैसे क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, इवन उससे ज़्यादा क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, बट ये हार्ड वाटर में भी काम कर जाते हैं, क्योंकि ये होते हैं सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं हम C2H25SO4Na, जिसको हम सोडियम लॉरियल सल्फेट कहते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमने जानने की ज़रूरत है नहीं, बस इतना जान लेते हैं कि डोंट रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, यानी कि ये हार्ड वाटर में भी काम कर जाएंगी। दिस इज़ द मेन यूसेज ऑफ डिटर्जेंट्स, ठीक है ना। सो येस गाइज, विद दिस वी completed दिस होल चैप्टर एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो चुका है। एंड किसी भी प्रकार की भी कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड विदाउट लीविंग अ कमेंट बिल्कुल मत जाना। अगर आपने सेशन को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अभी तक देखा है तो आई होप आपको चैप्टर तो क्लियर हो ही चुका होगा। सो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कैसे लगा ये वीडियो आपको, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो बिकॉज दिस वीडियो गॉट मी टू सो मच ऑफ एफर्ट। सो काफ़ी सारे एफर्ट्स लगे इस वीडियो को बनाने के लिए, एंड काफ़ी बार मुझे ब्रेकेज करके मुझे इसको रिकॉर्ड करना पड़ा है। सो फॉर दैट एफर्ट प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड ऐसे ही अच्छे अच्छे वन शॉट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, एंड क्या कहते हैं, नोट्स, एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर सब कुछ है। तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय फॉर नाउ।